हेलो दोस्तों, दिस साइड सीएम महावीर जैन। तो आज की वीडियो में अपन रिवाइज करेंगे AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का अगर टोटल वेटेज की बात करा जाए तो टोटल वेटेज 14 मार्क्स के अराउंड है, जिसमें आपको जो 70 मार्क्स का पेपर रहता है उसमें 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन कंसिस्टेंटली आपके अटेम्प्ट्स में आ रहा है। और कभी कभी आपके एमसीक्यूज में भी 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है केस स्टडी बेस्ड, जहाँ पे आपको कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस सोर्सेस को निकालने को भी रहता है और कुछ एक एमसीक्यू रहेगा। तो वैसे चैप्टर बहुत इजी है। अगर आप ये नोट्स फॉलो करो और अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें थोड़ा सा ध्यान दे दो तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा और लॉजिकल लगेगा। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो अगर बेसिक से चालू करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, P&L अकाउंट्स और उसके बाद में जो थर्ड स्टेटमेंट दिया जा रहा था वो कैश फ्लो स्टेटमेंट रहता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट है एडिशनल इंफॉर्मेशन है किसको? यूजर ऑफ अकाउंट को, कि विच रिफ्लेक्ट द वेरियस सोर्सेज फ्रॉम वेयर कैश इनफ्लोज इज जनरेटेड, और ये जो कैश इनफ्लोज है इसको कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। तो अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग करूँ तो क्या ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है यूजर ऑफ अकाउंट को कि कैश इनफ्लो कहाँ से आ रहा है कंपनी में और इसका आउटफ्लो कहाँ कहाँ पे हो रहा है। ठीक है अभी हर कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप की कैटेगरीज में आते हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं रहता है। ठीक है, अगर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट कोई कंपनी का देखा हो तो आपको पता चलेगा एक करंट ईयर का कॉलम रहता है और एक प्रीवियस ईयर का कॉलम रहता है। ठीक है, तो अभी अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ आपको एक ही साल का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। बट ये जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू है ये आप समझ लो, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर में अप्लीकेबल ही नहीं था, ठीक है, तो मेरे को करंट ईयर का जब कैश फ्लो स्टेटमेंट में अप्लीकेबल हुआ तो प्रीवियस ईयर की मेरे को क्या करस्पॉन्डिंग फिगर्स दिखानी है क्या? तो एस बोलता नहीं, नो नीड टू शो करस्पॉन्डिंग फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर में वो डिसक्वालिफाइड था ड्यू टू वन और मोर रीजन। अप्लीकेबल और नॉट अप्लीकेबल और डिस्क्वालिफाइड में बहुत फर्क है। तो अगर डिसक्वालिफाइड था ड्यू टू वन और मोर रीजन और करंट ईयर में वो क्वालिफाई कर गया तो उसको प्रिपेयर करनी कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर 2 consecutive years। ठीक है, ये समझा होगा आपको। अभी अपन बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अपन ने जब शुरुआत में बात की थी कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज की, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहती है कैश इनफ्लो में सिर्फ कैश, जो कैश इन हैंड आएगा और जो बैंक पे पैसा है वही आएगा। बट यहाँ पे एक टर्म यूज किया है, एडिशनल टर्म, दैट इज कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या? कैश जैसा, मतलब वो कैश के जैसा ही है, कैश नहीं है वो पर कैश के जैसा ही है। तो अभी इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा? कैश इन हैंड जो डिपॉजिट रिपेबल ऑन डिमांड है, जो अपने बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में रखे। और कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा? कैश इक्विवेलेंट में 3 चीजें आ जाएगी। जो शॉर्ट टर्म है पहले, हाईली लिक्विड है और रेडीली कन्वर्टेबल इनटू द नोन अमाउंट है। तो कैश इक्विवेलेंट में आने के लिए उसको 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। पहले तो वो शॉर्ट टर्म रहना चाहिए, दूसरा हाईली लिक्विड रहना चाहिए और रेडीली कन्वर्टेबल इनटू द नोन अमाउंट रहना चाहिए। अब शॉर्ट टर्म मतलब क्या? शॉर्ट टर्म मतलब जो मैच्योरिटी जिसकी 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्विजिशन है। ठीक है, अभी इसका एक दो एग्जाम्पल लो तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि आपने एफडी की बैंक में जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है। ठीक है, आपने ये 3 महीने के लिए, 3 महीने बाद मैच्योरिटी हो जाएगी। तो 3 कंडीशन में शॉर्ट टर्म की कंडीशन फुलफिल, हाईली लिक्विड है कि हाँ, और 3 महीने बाद कितना पैसा मिलेगा? तो आप बोलोगे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मिलेगा प्लस 8% के हिसाब से 3 मंथ का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये इतना ही मिलेगा ना, आपको पता है कि लास्ट में आपको कितना मिलने वाला है। अभी दूसरा एग्जांपल कंसीडर करो। आपने रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट किया जिसका आज का रेट चालू है 1500। आपने 3 महीने बाद, आपको मैंने बोला कि 3 महीने बाद बेच दोगे क्या? हमने बोला हाँ। तो शॉर्ट टर्म की कंडीशन फुलफिल की, हाँ। हाईली लिक्विड है क्या? कभी भी बेच सकते हो क्या? आपको पैसा मिल जाएगा क्या? हाँ। अब रेडीली कन्वर्टेबल इंटू द नोन अमाउंट है क्या? यहाँ पे आया कि रेडीली कन्वर्टेबल इंटू द नोन अमाउंट है क्या? नहीं। आप बोलोगे कि यार 3 महीने बाद मेरे को थोड़ी पता है, ये 1500 के 1500 भी रह सकता है, ये 1700 भी रह सकता है, ये 2000 भी रह सकता है, या तो 1000 भी रह सकता है। ठीक है, मेरे को पता नहीं। तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन फुलफिल हुई क्या? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, मैंने नोट में वही लिखा है कि जो शेयर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर है ना, नॉर्मली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आता क्योंकि उसकी अनसर्टेनिटी एसोसिएट रहती है विद रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, अभी जो शुरुआत में बोल रहा था कि कैश के सोर्सेज और कैश का आउटफ्लो, ये 3 सोर्सेज से आता है। एक तो रहता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, एक तो रहता है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो और एक तो रहता है फाइनेंशियल कैश फ्लो। ठीक है, अभी नाम से थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब क्या। ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब कौन सी? जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कौन सी? जो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द इंटरप्राइज है। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल लो, मेरा बिजनेस है व्हीकल का, व्हीकल
सेल का और परचेज का। मैं ट्रेडर हूँ, मैंने क्या किया, व्हीकल किसी से लेता हूँ और उसको बेचता हूँ, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, इसका बिजनेस है। तो मेरे लिए प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी कौन सी रहेगी, व्हीकल सेल बाय, और इसके रिलेशन में जो भी खर्चा आ रहा है, मेरे को सैलरीज देनी पड़ रही, वेजेस देने पड़ रहे हैं, मेरे को रेंट देना पड़ रहा, जो भी चीजें हैं वो सब चीजें किसमें आएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी। ऑपरेटिंग, इससे जो भी कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज आते हैं वो उसके रिलेशन में भी कहाँ पे आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है। अभी इसमें सेकंड एग्जांपल लो, जैसे मेरे पास पैसा है, मैंने क्या किया, मेरे एक दोस्त को बोला कि देखो पैसे की नीड थी ना, ये ले, लोन्स एंड एडवांसेस मेरे तरफ से ले, और इस पे मेरे को इंटरेस्ट दे देना। तो मेरा ये प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी था क्या, कि इसको मेरे को पैसे को इन्वेस्ट करके उससे पैसा कमाना है, इंटरेस्ट कमाना है, ये मेरा प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी था क्या, नहीं, मेरा प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी था सेल एंड बाय का। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वही आता है, यहाँ पे लिखा है मैंने, कैश परचेज सेल ऑफ गुड्स। आपने कलेक्ट, आपने अगर क्रेडिट पे सेल किया हो तो ट्रेड रिसीवेबल से जो पैसे लिया आपने, अगर आपने क्रेडिट पे माल लिया हो तो उसको ट्रेड पेबल्स को जो आपने पैसे दिए, पेमेंट ऑफ सैलरीज वेजेस, ये सब कहाँ पे आएगा, आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में आएगा। वही इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज की बात करो तो इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज में कौन सी आएगी, जो कैश फ्लो जनरेट होते हैं आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब कौन सी, कि देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नॉट ओनली इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, बट आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म एसेट्स में जो आप कर रहे हो, और अदर इन्वेस्टमेंट जो शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड है, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं है। अब लॉन्ग टर्म एसेट्स में फॉर एग्जांपल आपने लोन्स एंड एडवांसेस किए, फैक्ट्री, आपने प्लांट एंड मशीनरी की, आपका फिक्स एसेट्स हो गया, ये सब क्या है, आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। तो ये इन्वेस्टमेंट, आप जब फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर परचेज किया तो वो कहाँ पे आएगा, आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। आपने फर्नीचर सेल किया, वो कहाँ पे आएगा, आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। आपने शेयर्स सेल किए, शेयर्स बाय किए, वो कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। आपने लैंड परचेज की, लैंड सेल की, वो सब कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। लोन आपने दिया, लोन आपने लोन्स एंड एडवांसेस दिए, उससे इंटरेस्ट इनकम कमाई, वो कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एसेट्स में आपने जो इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्टमेंट्स जो अदर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया, वो सब कहाँ पे आएगा, आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है। अभी एग्जांपल्स में लो, रिसिप्ट फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ द फिक्स्ड एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन और रिकवर्ड फ्रॉम द अदर एंटिटी, इंटरेस्ट एंड डिविजन जो आप आपके इन्वेस्टमेंट से कमा रहे हैं। ठीक है। अभी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल कैश फ्लो, फाइनेंशियल कैश फ्लो नाम से पता चल रहा है फाइनेंशियल एक्टिविटी के रिलेशन में। फाइनेंशियल एक्टिविटीज मतलब कौन सी, जो जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर द एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल में कौन से बनता आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है। और बोरोइंग एंड बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइजेस। तो आपको क्या पता चला, फाइनेंशियल कैश फ्लो मतलब क्या, फाइनेंशियल एक्टिविटीज मतलब क्या, जो आपके साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल और बोरोइंग को चेंज करता है, वो सब कहाँ पे आते हैं, आपके फाइनेंशियल कैश फ्लोज में आते हैं। ओनर्स कैपिटल में आप एग्जांपल लो कि आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए, तो ये कहाँ पे आएगा, आपका फाइनेंशियल कैश फ्लोज में आएगा। आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए, ये कहाँ पे आएगा, फाइनेंशियल कैश फ्लोज में आएगा। आपने इक्विटी शेयर इशू की, इक्विटी शेयर बॉट बैक की, वो कहाँ पे आएगा, फाइनेंशियल कैश फ्लो में आएगा। आपने डिविडेंड दिया प्रेफरेंस शेयर पे, वो कहाँ पे आएगा, क्योंकि इनके एसोसिएट जो मैं पेमेंट भी कर रहा हूँ वो भी कैश आउटफ्लो ही होगा, तो वो कहाँ पे आएगा मेरा, इसके जो एक्टिविटी प्रेफरेंस शेयर की अगर इशू एक्टिविटी मैंने फाइनेंशियल कैश फ्लो में डाली है, तो उसके रिलेशन में जो आउटफ्लो ही हो रहा है वो कहाँ पे आएगा, फाइनेंशियल कैश फ्लोज में आएगा। इक्विटी पे भी डिविडेंड दिया मैं कहाँ पे आएगा, फाइनेंशियल कैश फ्लोज में आएगा। अब बोरिंग, बोरिंग में कौन सी आती है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग आएगी और लॉन्ग टर्म बोरिंग आएगी। लॉन्ग, अब इसमें एग्जांपल लो, आपने डिबेंचर इशू किए, डिबेंचर्स इशू किए, तो वो कहाँ पे आएगा, आपका फाइनेंशियल कैश फ्लो में आएगा। डिबेंचर्स आपने रिडीम किए, वो कहाँ पे आएगा, फाइनेंशियल कैश फ्लो में आएगा। डिबेंचर्स पे आपने इंटरेस्ट पे किया, वो कहाँ पे आएगा, फाइनेंशियल कैश फ्लोज में आएगा। ठीक है। अब ये एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, ये सब कहाँ पे आएगा, फाइनेंशियल कैश फ्लोज में आएगा। होप सो आपको ये तीन एक्टिविटीज का भी अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज मतलब कौन से, जो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आते हैं, मतलब डे टू डे आपका बिजनेस के रिलेशन में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब जो कैश फ्लोज आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स में आपने जो इन्वेस्ट किया, इशू जो भी आपका रहेगा कि आपने बाय सेल रहेगा लॉन्ग टर्म एसेट में, और अदर इन्वेस्टमेंट जो आपके कैश इक्विवेलेंट में नहीं, वो वहां से आएगा। फाइनेंशियल कैश फ्लो मतलब क्या, फाइनेंशियल कैश फ्लोज मतलब ऐसे कैश फ्लो जिसका कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज रिजल्ट ड्यू टू चेंज इन ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल मतलब क्या, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, और एंड बोरिंग, बोरिंग में शॉर्ट टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग। ठीक है। अभी रिपोर्टिंग ऑफ कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो जो जनरेट हो रहे हैं ना, तो एएस ने आपको दो मेथड दिए, आप या तो डायरेक्ट मेथड फॉलो करो
या तो इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करो। अभी नाम से थोड़ा थोड़ा आपको गैस हो रहा होगा, डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट बात चल रही होगी, इनडायरेक्ट मतलब थोड़ा बहुत कुछ इनडायरेक्ट वे में लेके आए रहेंगे। बट यहाँ पे एक अंडरस्टैंड करो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में सोल्यूशन एक ही रहेगा, आंसर तो फाइनल एक ही, मतलब जो एडजस्टमेंट का इफेक्ट रहेगा वो एक ही रहेगा, सिर्फ वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग रहेगा। अब मैं डायरेक्ट मेथड की बात करूँ तो डायरेक्ट मेथड में क्या बोलता है वो, कि आपका जो कैश कैश अकाउंट है, कैश या बैंक अकाउंट है, वो ओपन करो और उसमें से देखो कि ये जो क्रेडिट साइड आपका जो डेबिट साइड में आ रहा होगा, यहाँ पे क्या लिखा होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ से जो भी आपके डेटर्स से कैश आ रही है, जो आपने अदर इनकम जनरेट की, तो यहाँ ये साइड में जो भी इनकम्स आ रही, उसको क्या करो, आपकी जो 3 एक्टिविटीज है उसमें डिवाइड कर दो और वो पर्टिकुलर एक्टिविटी में पर्टिकुलर कैश फ्लो में जाके लिख लो। फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड रिसीवेबल से पैसा कमाया, ट्रेड रिसीवेबल से आपको पैसा मिला, तो आप कहाँ पे लिखोगे इसको, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखोगे, ठीक है। और सेम फॉर एग्जांपल आपने बोरोइंग से आपने बोरोइंग की, उससे पैसा मिला, आप कहाँ पे डालोगे इसको, फाइनेंशियल कैश फ्लो में डालोगे। आपने इन्वेस्टमेंट सेल की, वो कहाँ पे डालोगे, आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डालोगे। तो ऐसा करो। और जो डेबिट साइड में आ रहा है, यहाँ पे तो सब खर्चे ही आ रहे होंगे मेरे, तो मैं क्या करूँ, इसको भी 3 एक्टिविटी में डिवाइड करो और मतलब डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे जो डायरेक्ट अमाउंट आ रही है ना, उसका डायरेक्ट इफेक्ट लो आपके ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो, पहले तो ये एक वे रहता है, जो कैश आपको जो क्वेश्चन रहेगा वहां पे डायरेक्टली आपको कैश या बैंक अकाउंट दिया जाएगा, उसमें से आपको सिर्फ सॉर्ट आउट करनी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है क्या है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाना चाहिए। और आपको क्या करा रह सकता है, क्योंकि पूरी पूरी बैलेंस शीट दी रह सकती है और पीएनएल दिया रह सकता है, और उसके बेसिस पे आपको बोला रहेगा कि आप अभी बताओ कि इसका डायरेक्ट मेथड से कैसा आएगा। अभी एग्जाम्पल लो, आपको ये दिया है कि ट्रेड रिसीवेबल, ये करंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर, ठीक है। करंट ईयर में ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस है 150, प्रीवियस ईयर में था 100, ड्यूरिंग द ईयर जो सेल हुआ वो हुआ 200, ये एडजस्टमेंट में लिखा है आपके, ठीक है। और अभी आपको यहाँ पे दिया है कितना पैसा मिल रहा है ट्रेड रिसीवेबल से, नहीं दिया, यहाँ पे आपको तो निकालना पड़ेगा। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आप एक अकाउंट ओपन करो। ये अकाउंट जो लेजर ओपन करना है ना, ये बहुत जनरल एक्टिविटी है, ये पूरे चैप्टर में आपको अगर जहाँ पे भी पूरी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी रहेगी कहीं पे भी, आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में, लेजर ओपन करना पड़ेगा और लेजर में जो बैलेंसिंग फिगर है उसको सोचना पड़ेगा कि ये बैलेंसिंग फिगर ये लेजर में क्या रहेगा, ठीक है। अभी जैसे एग्जांपल कंसीडर करो ट्रेड रिसीवेबल, तो मैंने ओपनिंग बैलेंस में लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 100 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 150, ड्यूरिंग द ईयर जो सेल हुआ 200, तो यहाँ की टोटल हुई 300, यहाँ की टोटल कितनी है, ये साइड की 150, अभी तक 200 हुई क्या, मतलब 300 हुई क्या, नहीं, तो मेरे को 300 लाना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये बैलेंस की फिगर यहाँ पे 150 रुपए का, 150 रुपए का। सर ये जनरली आप अगर देखो तो आपको पता चलेगा, हाँ 300 है, ये साइड में 150 है, मतलब कहीं ना कहीं 150 रुपए का क्या हुआ, पैसा दिया गया है मेरे को बाय बैंक। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है, ये आपको सॉर्ट आउट करके यहाँ पे उसको लिखना पड़ेगा आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, कैश रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल 150 रुपीज। तो ये 2 तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, जहाँ पे आपको पहले तो कैश अकाउंट दिया रहेगा, या तो आपको इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको ये निकालना है, ठीक है। समझिए डायरेक्ट मेथड। अभी इनडायरेक्ट, पहले डायरेक्ट मेथड का भी फॉर्मेट भी देख लेते हैं अभी। तो ठीक है, डायरेक्ट मेथड का जो कैश फ्लो, आप जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे उसमें कैसा लिखना है, पहले तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिसमें कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, ट्रेड रिसीवेबल, सेल ऑफ सर्विस, लेस पेमेंट फॉर कैश परचेस, ट्रेड पेबल्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वेजेस एंड सैलरीज। इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग ऑपरेशन, ठीक है। उसमें से आप इनकम टैक्स माइनस करोगे जो आपने पे किया और एडजस्टमेंट करोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आपने ES5 में पढ़ा होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ऐसे आइटम्स जो इनफ्रीक्वेंट है, वो सब नेचर की एक्टिविटीज। तो यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करो, 2 एग्जांपल कंसीडर करो, तो आपको एक चीज पता चलेगी। फॉर एग्जांपल मेरा स्टॉक था, मैंने गोडाउन में रखा था, वो बर्न हुआ फायर से और मेरे को इसका इंश्योरेंस क्लेम मिला, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस क्लेम का जो अमाउंट मिला, मैं इसको कहाँ दिखाऊंगा, ये सर ये तो आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो गया। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को आप ऑपरेटिंग नेचर की एक्टिविटी में दिखा दो, क्योंकि जो स्टॉक था वो क्या था, आपका ऑपरेटिंग नेचर का था ना, तो उसके रिलेशन में जो इनकम भी आ रही वो कहाँ पे आएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगी। अभी दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करो, आपका फिक्स एसेट था वही सेम गोडाउन में और उसका भी इंश्योरेंस क्लेम मिला आपको। तो पहले तो फिक्स एसेट कौन से नेचर की एक्टिविटी है, लॉन्ग टर्म एसेट है। लॉन्ग टर्म एसेट कहाँ पे आते हैं, आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आते हैं। तो इंश्योरेंस क्लेम भी कहाँ पे आएगा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडजस्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, ठीक है। ये समझा आपको।
अभी इनडायरेक्ट मेथड पे चलते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में ना पहले समझो, इनडायरेक्ट मेथड का स्टार्टिंग पॉइंट इज पीबीटी और पैट। पीबीटी पैट मतलब क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये सब। इसमें आपको दो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। पहले तो रहेगी आपकी एडजस्टमेंट नॉन कैश आइटम्स की, ठीक है। नॉन कैश आइटम्स मतलब कौन से आइटम्स, आपका प्रोविजन हो गया, आपका डेप्रिसिएशन हो गया। क्योंकि जब अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें जो पीबीटी रहेगा और पैट रहेगा उसमें नॉन कैश आइटम्स रहेंगे क्या आपके, हाँ जब कैलकुलेशन रहेगा उसमें तो इंक्लूडेड रहेंगे। बट अपने को कैश फ्लो स्टेटमेंट परस्पेक्टिव से ये अपने को काम किया है क्या, इसका इफेक्ट नलीफाई करना है तो आप अपने क्या करने पड़ेगा, इसको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हुआ तो आपने डेप्रिसिएशन 10,000 का माइनस किए, तो अभी आपको नलीफाई करना इफेक्ट, तो क्या करोगे, नॉन कैश आइटम्स में इसको प्लस कर दोगे 10,000, तो ये प्लस माइनस इफेक्ट कितना है, 0, ठीक है। और दूसरा जो एडजस्टमेंट रहेगा ना वो रहेगा कि जो कैश फ्लोज है जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी से बिलोंग करते हैं उनको उसमें डालो। फॉर एग्जांपल आपने इंटरेस्ट इनकम कमाई तो इंटरेस्ट इनकम आपके पीबीटी में इंक्लूडेड रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हाँ आपने क्या करा रहेगा, उसको इनकम दिखाया रहेगा, तो आपने ऑलरेडी उसको क्या किया रहेगा, प्लस किया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का आपको इनकम है तो 10,000 आपने प्लस किए, ठीक है। अभी अगर इसको नलीफाई करना है तो आप क्या करोगे, इसको एडजस्टमेंट की इसमें 10,000 माइनस करोगे आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और क्या करोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 10,000 प्लस करोगे, तो टोटल इफेक्ट कितने का है, 10,000 ही है। फिर वहां से नलीफाई किया और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेके आए। फॉर एग्जाम्पल आपके डिवेंचर्स है, ठीक है, डिवेंचर्स का इंटरेस्ट है आपका 8,000 रुपए, तो आपने इसका एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिया रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका एडजस्टमेंट रहेगा, आपने डिडक्ट किया होगा 8,000 रुपीज, ठीक है। तो भी इसका नलीफाई इफेक्ट करना है तो क्या करेगा आप 8,000 प्लस करोगे और फाइनेंशियल एक्टिविटी में 8,000 माइनस करोगे, तो टोटल इफेक्ट कितना है, 8,000 माइनस का इफेक्ट है। सिर्फ आपने पहले नलीफाई किया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में उसको माइनस किया, तो आपको समझा क्या, जो भी है नॉन कैश है या कैश फ्लो इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में है तो उसका आपको उल्टा इफेक्ट लेना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और जो करेक्ट इफेक्ट है आपको वो कंसर्न इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में लेना है। इसके बाद में एक एडजस्टमेंट आता है, वो रहता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस, सॉरी इसका एक एडजस्टमेंट लेना पड़ता है। और वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, वर्किंग कैपिटल मतलब अगर एकदम सिंपल इसमें बोलूं तो आपके डे टू डे बिजनेस में जो कैश आपको लगता है एक्सपेंस करने के लिए, इनफ्लो आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, आपके वर्किंग कैपिटल से आते हैं। तो इसमें रहता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में कौन सा है, करंट एसेट में आपका ट्रेड रिसीवेबल आया, आपकी इन्वेंटरी आई और अदर रिसीवेबल्स है। आपकी करंट लायबिलिटी में क्या है, ट्रेड पेबल है और अदर पेबल्स है। तो ये करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करो तो वो आता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। इसका एडजस्टमेंट क्या रहता है, पहले प्रिंसिपल समझो तब जाके अपन एक एग्जांपल लेके तो आपको क्लियर होगा। तो एक समझो कि अगर फॉर एग्जांपल आपके ट्रेड रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल में पड़ा है और आपको उससे पैसा जनरेट नहीं हुआ, तो वहां पे आपका क्या होगा, मनी ब्लॉक हो गया, आपका पैसा नहीं आ रहा, आपकी इन्वेंटरी सालों साल से पड़ी है, तो वो आपके लिए कैश है क्या, हाँ, पर वो कैश आपको जनरेट हुई क्या, नहीं हुई, तो ये ब्लॉक हो गया। मतलब अगर वर्किंग क्या करंट एसेट का बैलेंस अगर बढ़ता है तो मतलब आपका पैसा मिला क्या आपको, नहीं। और वही आप सोचो करंट एसेट का बैलेंस प्रीवियस ईयर में कुछ था और करंट ईयर में कम हुआ, तो आपको क्या पता चलेगा कि अगर प्रीवियस ईयर में 100 था और करंट ईयर में 80 है, मेरे को 20 रुपए तो मिले ही मिले हैं, ये समझेगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल कंसिडर करो, पहले प्रिंसिपल देखो। प्रिंसिपल ये है कि फॉर इन केस ऑफ करंट एसेट, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, अगर करंट ईयर का बैलेंस आपके प्रीवियस ईयर से ज्यादा है, जैसे अपन ने बात की थी कि यहाँ पे 120 है और करंट ईयर का 100 है, तो आपको क्या पता चलेगा, यार 20 से मेरा और कैश फ्लो मेरा अटक गया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 20 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। तो ये प्रिंसिपल है कि अगर करंट ईयर का बैलेंस प्रीवियस ईयर के बैलेंस से ज्यादा है तो मतलब कहीं ना कहीं आपका कैश इनफ्लो जनरेट नहीं हुआ है, तो उसको माइनस करो 20 रुपए से। अब ये एक है, और दूसरा सिनेरियो क्या रहेगा, फॉर एग्जाम्पल करंट ईयर का बैलेंस रहेगा आपका 80 और प्रीवियस ईयर का बैलेंस है 100, तो आप क्या बोलोगे, मेरे को कहीं ना कहीं 20 रुपए का कैश इनफ्लो तो हुआ है, तो मेरे को 20 रुपए प्लस करने पड़ेंगे क्या, हाँ, तो 20 रुपए प्लस करने पड़ेंगे इन केस ऑफ करंट एसेट। वही आप सोचो करंट लायबिलिटीज के केस में, मेरा करंट ईयर का बैलेंस है 150, मेरा प्रीवियस ईयर का बैलेंस था 100, तो आप क्या बोलोगे, प्रीवियस ईयर में आपको 100 देने थे, करंट ईयर में आपको 150 देने हैं, तो आपको ज्यादा ही
मतलब ज्यादा ही देना है। आपका आउटफ्लो हुआ है क्या अभी तक 100 रुपए का? तो मतलब कुछ आउटफ्लो हुआ है क्या? आप बोलेंगे हाँ नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि पिछले साल 100 देने, करंट ईयर में 50 देने, मतलब कैश आउटफ्लो मेरा और 50 से बढ़ गया। ठीक है, तो मैंने दिया क्या कि ये कैश आउटफ्लो नहीं, तो मेरे को इसका एडजस्टमेंट, पॉजिटिव एडजस्टमेंट लेके 50 रुपीज करने पड़ेंगे। वही आप सोचो, करंट ईयर में आपका बैलेंस था 20 रुपए, 80 रुपए, और आपका जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस था 100, तो आप क्या बोलोगे, मोटा मोटी मैंने 20 रुपए तो उसको पे किए ही किए, तो 20 रुपए आप क्या करोगे प्लस। तो ये प्रिंसिपल है कि अगर करंट, इन केस ऑफ करंट लाइबिलिटीज, अगर करंट ईयर का बैलेंस प्रीवियस ईयर के बैलेंस से ज्यादा है, तो उसका इंक्रीमेंटल का एडजस्टमेंट क्या करो, इंक्रीमेंट करो उसका, मतलब प्लस करो जो भी डिफरेंशियल रहेगा। वही इन केस ऑफ द आपका बैलेंस, करंट ईयर का बैलेंस प्रीवियस ईयर के बैलेंस से कम है, तो आप क्या करो, उसका एडजस्टमेंट निगेटिव में लो। तो ये इसका एडजस्टमेंट ऐसा होता है। ठीक है, अभी अपना जो एग्जांपल था, इनके साथ आपने बात की थी कि यहाँ पे अपने को 150 का एडजस्टमेंट लेना है। अभी सेम आपको इनडायरेक्ट मेथड में भी करना है, बट इसका वे अलग रहेगा। तो आप सोचो कि जब इनडायरेक्ट मेथड में आप पीबीटी और पैट कैलकुलेट करोगे, तो आपने क्या किया होगा, जो पीबीटी और पैट रहेगा उसमें अपन ने क्या बोला था, 200 का सेल हुआ है, तो यहाँ पे पीबीटी और पैट में क्या रहेगा, आपका 200 रुपए तो इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आप जब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आओगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि 150 का करंट ईयर का बैलेंस है और प्रीवियस ईयर का 100 का है, तो मतलब कहीं ना कहीं 50 रुपए का आपका जो इंक्रीमेंटल है, ठीक है, उसका क्या है, आपको एडजस्टमेंट लेना पड़ेगा, उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, 50 रुपए डिडक्ट किया इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो नेट इफेक्ट कितने का, 50 माइनस 50 प्लस 200, तो आपका नेट इफेक्ट कितने का है, 150 का ही है। सिर्फ मैंने जैसे बोला था कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग है, उसमें आप 150 डायरेक्टली आप उसमें डायरेक्ट मेथड में करते हो, बट इनडायरेक्ट मेथड में आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस के थ्रू बाकी के एडजस्टमेंट लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी इसका ये पढ़ लेते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम द नेट प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें एलिमिनेट करो नॉन कैश आइटम, और जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल कैश फ्लोज है उसका एडजस्टमेंट लो, उसके बाद में एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस लो, यही बोला गया है। ठीक है, अभी इसका फॉर्मेट देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड का। इनडायरेक्ट मेथड में आप जो चालू करोगे वो आपका रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द करंट ईयर। अभी हर जगह जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया रहे, आपको कहीं कहीं पे बैलेंस शीट दी रहेगी और उसका नोट्स टू अकाउंट में दिया रहेगा। तो उसमें आपका क्या कैसा दिया रहेगा प्रेजेंटेशन, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस, ये करंट ईयर भी, ये प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 400 बैलेंस है और यहाँ पे 200, तो आपको क्या पता चलेगा, 200 प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, करंट ईयर का 400 है, मतलब 200 से इंक्रीमेंट हुआ, तो ये 200 का क्या हुआ, करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस है। वही मैंने यहाँ पे लिखा कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें कौन से एडजस्टमेंट रहेंगे, जो अपन ने देखा था, नॉन कैश आइटम्स का एडजस्टमेंट रहेगा, और जो कैश फ्लोज, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल कैश फ्लोज रहेंगे उसका एडजस्टमेंट रहेगा। तो वही है, प्रोविजन फॉर द टैक्सेस, अदर प्रोविजन, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन फिक्स एसेट, इंटरेस्ट पेड, अदर नॉन कैश फ्लो आइटम्स लेस इंटरेस्ट इनकम, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम रहेगी उसका लेस करोगे, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट फ्रॉम फिक्स एसेट एंड अदर एडजस्टमेंट। तो इससे आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आप क्या करो, यार इंक्रीज हो रहा है बैलेंस, इंक्रीज इन करंट एसेट हो रहा है तो डिडक्ट करो, डिक्रीज इन करंट एसेट हो रहा है तो ऐड करो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हो रहा है तो ऐड करो, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो रहा है तो डिडक्ट करो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा, उसमें से सेम इनकम टैक्स माइनस करो, एडजस्टमेंट करो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का, जिससे आपका क्या, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये समझा आपको? अगर यहाँ तक आपको समझा, ठीक है, तो आपको अभी थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आएगा कि ऑपरेटिंग नेचर की एक्टिविटी में दो तरह के मेथड रहते हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में अपन डायरेक्ट बात करें, इनडायरेक्ट मेथड में वाया अपन अकाउंट के थ्रू रूट करते हैं और उसको वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट ये सब करते हैं। उसमें दो तरह के एडजस्टमेंट होते हैं, पहले तो नॉन कैश आइटम्स का एडजस्टमेंट रहता है, फिर अपना एडजस्टमेंट रहता है जो कैश फ्लोज, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल कैश फ्लोज है, इसके बाद में अपना चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल रहता है, जहां पे हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करता है। ठीक है, अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट में देखेंगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग नेचर के कैश फ्लोज को पहले निकालोगे, फिर उसके बाद में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसमें आता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम जो आपने इससे कमाया, और अदर जो भी रहेगा, तो ये आएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या आएगा, शेयर इशू, बॉट बैक, डिबेंचर इशूड, रिडीम, प्रेफरेंस शेयर इशूड, रिडीम, डिविडेंड पेड, बैंक लोन रिसीव्ड पेड, और इसमें जो भी इंटरेस्ट आपने पे किया वो सब यहाँ पे आएगा। तो आपका आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। आप तीनों कैश फ्लोज का अगर ऐड करोगे तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज जो आ रहा है, अगर आप ओपनिंग बैलेंस में ऐड करोगे तो आपका टैली होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस। फॉर एग्जांपल, आप जब
कर रहे हो उसका, और आपको पता चला है जब आपने इस दोनों का टोटल किया तो क्लोजिंग बैलेंस से आपका मैच नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, आपने कोई ना कोई एडजस्टमेंट भूल गया हो आप, नहीं तो कोई ना कोई आपका एडजस्टमेंट कोई गलत हुआ है, तो आपको रीचेक करना है ताकि आपका बैलेंस मैच हो। ठीक है। तो अभी एएस में ना कुछ एग्जांपल्स दिए कि टाइप्स ऑफ कैश फ्लो ये कौन से रहेंगे, इन्वेस्टिंग रहेंगे, फाइनेंशियल रहेंगे, क्या ऑपरेटिंग रहेंगे। ठीक है। तो पहले अंडरस्टैंड करो बिफोर दिस कि अगर मेरे बिजनेस पे डिपेंड करता है कि मेरे कैश फ्लोज कौन से नेचर के हैं, आप बोलोगे वो कैसे। फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे आपको शुरुआत में बोला था कि मैंने मेरे एक दोस्त को लोन दिया, उस पर इंटरेस्ट इनकम कमा रहा, तो आपने क्या बोला था, ये आपका डेली ऑपरेटिंग नेचर का बिजनेस है क्या? नहीं। तो मैंने बोला था नहीं, ये मेरा ऑपरेटिंग नेचर का बिजनेस नहीं है, मैं तो ये इंसिडेंटल दे दिया, उसको जरूरत थी इसलिए। तो ये मेरे फाइनेंशियल कैश फ्लो में आएगा? नहीं। ये मेरे, क्योंकि वो चेंजेस इन वर्किंग ये नहीं है, मेरे ओनर्स कैपिटल और बोरोइंग के रिलेशन में चेंजेस नहीं है, तो ये मेरे कहाँ पे आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है। वही कंसिडर करो कि मैं बैंक हूँ, तो आप बोलोगे बैंक का तो डेली का बिजनेस है कि लोन देना है, लोन पे करना है, वो सब चीजें, तो उनके वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके बैठेगा कि नहीं? उनकी तो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ही इंटरेस्ट इनकम है और इंटरेस्ट पेमेंट है, तो उनके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। तो वही यहाँ पे दिया है कि अगर फॉर एग्जांपल लोन एंड एडवांसेस गिवन एंड इंटरेस्ट अर्न, तो अगर आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो फाइनेंशियल इंटरप्राइज का रहता है उसके केस में क्या रहेगा? ऑपरेटिंग कैश फ्लो रहेगा। बट नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस के लिए वो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो रहेगा। अब अगर सब्सिडरी को भी दिया तो भी इन्वेस्टिंग कैश फ्लो रहेगा। तो अगर आपने लोन एम्प्लॉयज को दिया तो वो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में आएगा। एडवांसेस गिवन टू सप्लायर और उस पर अगर इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो तो वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो रहेगा। अपने इंटरेस्ट इनकम अर्न फ्रॉम द कस्टमर, क्योंकि उसने लेट पेमेंट किया था उसके लिए, तो आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लोज रहेगा। ठीक है, ये समझ में आपको? जैसा अभी बढ़ते हैं कि लोन्स एंड एडवांसेस टेकन एंड इंटरेस्ट पेड। पहले केस में कैसा था, मैंने लोन एंड एडवांस दिया और उससे इंटरेस्ट इनकम कमाई। अभी ये केस में है, मैंने किसी से लोन एंड एडवांस लिया और उस पर इंटरेस्ट पे किया। तो अगर मैं फाइनेंशियल इंटरप्राइज हो तो ये तो मेरा ऑपरेटिंग नेचर की एक्टिविटी है। नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज हो तो ये मेरी फाइनेंशियल नेचर की एक्टिविटी है, भले मैं सब्सिडरी से लूँ तब भी फाइनेंशियल कैश फ्लो में आएगा। एडवांस अगर मैं कस्टमर से लूँ और उस पर इंटरेस्ट पे करूँ तो वो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में आएगा। अगर एडवांस पे टू सप्लायर फॉर द रेट पेमेंट तो भी ऑपरेटिंग नेचर में आएगा। ऊपर जैसे कस्टमर का था कि कस्टमर को मैंने कस्टमर से इनकम अर्न की लेट पेमेंट के लिए, यहाँ पे सप्लायर की बात की। और इंटरेस्ट पेड एज पार्ट ऑफ द इन्वेंटरी कॉस्ट, तो एएस 16 के हिसाब से ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में आएगा। अभी कंसिडर करो कि इन्वेस्टमेंट मेड एंड डिविडेंड अर्न। तो इन्वेस्टमेंट मेड एंड डिविडेंड अर्न जो फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस रहते हैं तो उनका यही रहता है कि आपसे जो इनकम आ रही है, आपसे जो बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हो उसको इन्वेस्ट करना और उससे इनकम कमाना, ये प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी रहती है। तो उनके फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस के लिए क्या रहेगा? ऑपरेटिंग कैश फ्लोज रहेगा। पर नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस जिसका बिजनेस वो नहीं है, सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उससे जो डिविडेंड अर्न कर रहा है वो तो इंसिडेंटल एक्टिविटी उसके बिजनेस के, तो वो क्या करोगे? इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज में लोगे। अगर भले ही मैं सब्सिडरी से भी करूँ तब भी इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज रहेगा। अब डिविडेंड पे इररिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइज हो नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज हो, जो डिविडेंड पे किया आपने तो वो फाइनेंशियल कैश फ्लोज में आएगा, क्योंकि डिविडेंड आपने किसको पे किया होगा? आपके इक्विटी या प्रेफरेंस को। और इक्विटी और प्रेफरेंस कहाँ पे जाके बैठता है? आपके ओनर्स कैपिटल। और ओनर्स कैपिटल कहाँ पे रहता है? आपका फाइनेंशियल कैश फ्लोज। तो ये कहाँ पे जाएगा? आपका फाइनेंशियल कैश फ्लोज में आएगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है इनकम टैक्स पेड एंड टीडीएस डिडक्टेड। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने लॉ पढ़ा हो तो आपको अपना टैक्स पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल कंसिडर करो, आपने इंटरेस्ट इनकम कमाई, तो बैंक में आपने एफडी करी थी, उससे इंटरेस्ट इनकम कमाई। तो अब क्या रहता है, जब बैंक आपको इंटरेस्ट देती है ना, पूरा पूरा इंटरेस्ट नहीं देती, उस पर कुछ ना कुछ टीडीएस आपको डिडक्ट हुआ रहेगा, तो वो क्या है? आपका टैक्स पेड ही है वो। तो जो नेचर की इनकम है और जो नेचर का टैक्स है, तो वो ये एएस क्या बोलता है? फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑपरेटिंग नेचर का इनकम था वो, और ऑपरेटिंग नेचर के कैश फ्लोज में आप डिडक्ट करो, फिर इनकम टैक्स पेड के नीचे टीडीएस पेड कर सकते हो, नहीं तो उसमें टोटल कर सकते हो। अगर इन्वेस्टिंग नेचर का एक्टिविटी था, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए तो एफडी इन्वेस्टिंग नेचर का एक्टिविटी था, और उससे जो टीडीएस डिडक्ट किया तो उसका क्या करूँ? फॉर एग्जाम्पल आपका 100 रुपीज आपको इंटरेस्ट इनकम था, उसमें से आपका 10 रुपए डिडक्ट हुआ टीडीएस, तो आपको मिला 90। तो आप क्या करो, जो इनकम है उसमें 100 दिखाओ और जो टैक्स था पेड उसमें 10 रुपए माइनस करो, तो नेट इफेक्ट कितने का आएगा? नेट इफेक्ट तो 90 का ही आएगा, सिर्फ ऊपर ग्रॉस कर रहे हो और नीचे टैक्स डिडक्ट कर रहे हो, जैसे अपने ऊपर अपने फॉर्मेट में देखा। तो ऑपरेटिंग इनकम हुई तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में डालो,
इन्वेस्टिंग इनकम हुई तो इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज में डालो, अगर फाइनेंशियल इनकम है तो फाइनेंशियल कैश फ्लोज में डालो। तो ये इंश्योरेंस क्लेम्स रिसीव्ड अपन ने पहली बात कर ली। अगर स्टॉक के रिलेशन में है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में डालो, और फिक्स एसेट के रिलेशन में है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टिंग कैश फ्लो डालो। क्योंकि ये जो प्रिंसिपल मेरा था कि ये जो स्टॉक था मेरा क्या है, ऑपरेटिंग है, फिक्स एसेट क्या है मेरा, लॉन्ग टर्म एसेट है, तो कहाँ पे आएगा, आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट, तो प्रॉफिट और लॉस जो रहेगा उसका क्या करेगा, आपको उल्टा इफेक्ट लेना पड़ेगा आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करो, आपकी फिक्स एसेट की जो डब्ल्यूडीवी थी वो थी 2 लाख रुपीज, आपने उसको बेचा 2,40,000 में। ठीक है। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट आपको हुआ 40,000 का प्रॉफिट हुआ। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 40,000 रुपए डाल दिए। तो अब मेरे को इसका इफेक्ट नलीफाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, 40,000 मेरे जो पीबीटी था उसमें इंक्लूडेड रहेगा, तो मेरे को नलीफाई करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, मेरे को 40,000 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस था, तो ये हो गया नलीफाई। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, ये 2,40,000 जो मेरे को मिले, मैं क्या करूंगा, इसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको दिखाऊंगा, इन्वेस्टमेंट जो मैंने फिक्स एसेट्स को 2,40,000। और वही अगर ये 40, यहाँ पे मैं एग्जांपल दूसरा एग्जांपल कंसिडर करूँ, मैं जो ये डब्ल्यूडीवी था 2 लाख का, मैंने इसको बेचा 1,20 में, तो मेरा लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ मेरा 80,000 का। तो मैंने जो पीएनएल रहेगा उसमें मैंने क्या कर रहा होगा, 80,000 मैंने डिडक्ट किया, डिडक्शन लिया होगा। मैं तो इसका नलीफाई इफेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 80,000 प्लस करूंगा, और जो ये 1,20,000 है इसको कहाँ पे लिखूंगा, मेरे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखूंगा। होप सो ये आपको क्लैरिटी आई होगी अभी इसकी। ठीक है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका एडजस्टमेंट लेना आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और जो सेल वैल्यू, इंटर सेल वैल्यू आपको इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज में डालनी है। अभी अदर एडजस्टमेंट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, तो मैंने जैसे बात की थी शुरुआत में कि हर किसी में आपको जरूरत नहीं है कि आपको पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन देखिए, कितना सेल हुआ, कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ। कभी कभी आपको अकाउंट्स बना के या लेजर बना के आपको पता चलेगा, हाँ ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसका कैश इनफ्लो और आउटफ्लो है जो आपको बताया नहीं है। तो वही अभी एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी पूरी क्लैरिटी आएगी इसमें। 2-3 एग्जाम्पल है, तो पूरी जितने भी मैंने क्या किया, जितने भी आपको रेगुलर बेसिस पे एडजस्टमेंट आ रहे हैं हर क्वेश्चन में, उसके सब एग्जांपल्स यहाँ पे नोट डाउन कर लिए, ताकि आपके लिए नोट्स पढ़ के इजी लगे वो क्वेश्चंस। ठीक है। तो अभी आप देखो फिक्स एसेट क्या है, जहाँ पे पीपीई करंट ईयर में है 32 लाख की, जो प्रीवियस ईयर में 32 लाख की, जो करंट ईयर में 38 लाख की हो चुकी है। जो डेप्रिसिएशन है 9,20,000, जो करंट ईयर में 11,60,000 हो चुका है। अब एक एडजस्टमेंट है कि कंपनी सोल्ड पीपी फॉर 1 लाख, कंपनी ने 1 लाख पे पीपी सोल्ड की, जिसकी कॉस्ट थी 2 लाख और जिसपे डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड था 80,000। ठीक है। तो अभी इसका क्या करना है, अपन लेजर बना के समझते हैं, तो आपको पूरा पूरा डिटेल आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगा। मैं यहाँ पे 3 लेजर बना रहा हूँ आपके क्लैरिटी के लिए, नहीं तो एक लेजर पे बना के हो सकता है सब कुछ। पहला लेजर है पीपीई अकाउंट, दूसरा लेजर मैंने बनाया डेप्रिसिएशन अकाउंट, तीसरा अकाउंट बनाया मैंने पीपीई सोल्ड अकाउंट। तो मेरा जो पीपीई का बैलेंस था वो कितना था, बैलेंस ब्रॉट डाउन 32 लाख, और करंट ईयर में बैलेंस कितना था इसका, बैलेंस कैरिड डाउन 38 लाख। ठीक है। उसके बाद में मेरे डिप्रिसिएशन का बैलेंस कितना था, बैलेंस ब्रॉट डाउन 9 पीस, और इसका करंट ईयर में बैलेंस था बैलेंस कैरिड डाउन 11,60,000। ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद में अपन ने एडजस्टमेंट क्या दी थी, पीपी सोल्ड की 1 लाख रुपीज में, तो मैं बाय पीपी अकाउंट में किया, बाय बैंक अकाउंट 2 लाख था, 1 लाख था, 1 लाख में मैंने पीपी सोल्ड की, जिसकी कॉस्ट थी 2 लाख। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो पीपी अकाउंट है उससे मेरे को 2 लाख रुपए अलग निकालने पड़ेंगे पीपी सोल्ड अकाउंट में, बाय पीपीई सोल्ड अकाउंट 2 लाख टू पीपीई अकाउंट 2 लाख, और उस पर डेप्रिसिएशन कितना प्रोवाइडेड था 80, तो मेरे को यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी उसका अलग से निकालना पड़ेगा, बाय पीपीई सोल्ड अकाउंट 80,000
और मैंने यहाँ पे लिख लिया बाय डिप्रिसिएशन 80। ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन जो था वैसे के वैसे उसको प्लॉट कर दिया। अभी देखो इसके बाद में रियल ट्विस्ट आता है। आपको यहाँ पे देखा, यहाँ पे कितना था, यहाँ की टोटल आ रही है 2 लाख और यहाँ की टोटल कितनी 180, पर अपने को कितना चाहिए 2 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर क्या रहेगा, बैलेंसिंग फिगर ये लेजर में आप देखोगे तो उसने पैसे भी दे दिए आपको, कितने में बेची, आपको डिप्रिसिएशन भी प्रोवाइड कर दिया, जो भी बैलेंस रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया जो आपको लॉस हुआ 20,000 का, क्योंकि आपकी मशीनरी थी 2 लाख की जिसपे आपने कमाया 1 लाख। आपकी मशीनरी थी 2 लाख की जिसपे से 80,000 डिप्रिसिएशन माइनस किया, तो आपकी मशीनरी की WDV है 120 को आपने कितने में सोल्ड किया 1 लाख में, तो आपको लॉस हुआ 20,000 का। तो एक आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक प्रैक्टिस रखो, जब भी आप लेजर बंद करो तो इसके अंदर के जो भी एडजस्टमेंट है, जैसे आपने लेजर क्लोज कर दिया यहाँ पे डबल लाइन मार के 2 लाख टैली हो गया, तो इसमें जो भी एडजस्टमेंट है ना पहले उसका इफेक्ट ले लो, उसके बाद में सेकंड लेजर पे पढ़ो। ना कि आप क्या करोगे सब लेजर्स पहले क्लोज करोगे उसके बाद में उनके एडजस्टमेंट लोगे, तो हो सकता है गलती के चांसेस रहे। तो यहाँ पे कौन से एडजस्टमेंट रहेगा, पहले तो ये जो आपने पीपी सोल्ड की 2 लाख की, इसको क्या करोगे आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाओगे 1 लाख रुपीज प्लस जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, लॉस आपको 20,000 का हुआ, तो आपके पीबीटी में ये इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, तो आपको इसका नलीफाई इफेक्ट करना है तो क्या करोगे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसका पहले डिडक्शन लिया होगा, तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 20,000 रुपए। ठीक है, अभी डेप्रिसिएशन के लेजर पे पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन की यहाँ की टोटल है 12,40,000 और यहाँ की ये साइड में 9,20,000, तो डिफरेंशियल क्या है 12,40 माइनस 9,20। तो जनरली ये डिप्रिसिएशन अकाउंट में ये साइड में रहेगा ही क्या, अगर आप सोचो तो आपको पता चलेगा मैंने डिप्रिसिएशन भी तो प्रोवाइड किया होगा करंट ईयर का, तो कितना है जो डिफरेंशियल बचा वो पूरा डिप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 9,20,000 माइनस 12,40, तो 3,20,000। तो यहाँ पे आपने देखा डिप्रिसिएशन आपको बोला गया था करंट ईयर का कितना प्रोवाइडेड है, नहीं आपने क्या लेजर जब बनाया तब आपको पता चला कि करंट ईयर में इतना डिप्रिसिएशन है। तो ये तो नॉन कैश आइटम है, तो आप क्या करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसका एड नलीफाई इफेक्ट करने के लिए इसको ऐड करोगे। ठीक है, अभी बढ़ते हैं पीपी अकाउंट पे। तो ये साइड की टोटल कितनी है पीपी की 40,000 और ये साइड की है 32, तो अपने को कितना चाहिए 40। तो अगर सोचो कि ये साइड में आएगा ही क्या, मैंने 2 क्या ही आएगा यहाँ पे, अगर 32 लास्ट में 40 लाख है और ओपनिंग में 32 लाख थे, तो जो भी डिफरेंशियल हो रहेगा वो ये नहीं रहेगा कि मैंने पीपी परचेज नहीं करी रहेगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा टू बैंक अकाउंट कितना जो बैलेंस रहा वो 8 लाख की मैंने पीपी परचेज की, और ये पीपी परचेज कहाँ पे जाएगा मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस 8 लाख रुपीज। ठीक है, तो अगर जब आप क्वेश्चन देख रहे थे तो आपको पता चल रहा होगा कि आपको क्या लग रहा होगा कि 6 लाख जो एडिशन हुआ है 6 लाख का परचेस हुआ रहेगा, और जो ये 11,60,000 माइनस 9,20 रहेगा ये डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर रहेगा। बट जब आपने लेजर बनाया तो आपको पता चला 8 लाख का है परचेज, ना ही 6 लाख का, और डेप्रिसिएशन 3,20 का है, ना ही वो 1-1.5 लाख का। ठीक है, अभी चेक करते हैं इसको। हाँ 8 लाख रुपीज, उसके बाद में 3,20 बराबर, उसके बाद में 20,000 बराबर। ठीक है, अभी बढ़ते हैं दूसरे इस पे। अब जब आपको पूरी बैलेंस शीट दी रहेगी उसमें ये सब एडजस्टमेंट रहेंगे। ठीक है, तो अब जब बैलेंस शीट में आप इसमें जाओगे शेयर कैपिटल और बोरोइंग्स के, तो आपको पता चलेगा वहां पे अगर शेयर कैपिटल में जाओ तो प्रेफरेंस शेयर आपको ऐसा दिया रहेगा कि करंट ईयर प्रीवियस ईयर का बैलेंस 8 लाख था और करंट ईयर में 2 लाख हुए, तो आपको क्या पता चलेगा 6 लाख का जो डिफरेंस है उसका मतलब क्या हुआ, 6 लाख कम क्यों है, तो मैंने रिडीम किए होंगे प्रेफरेंस शेयर, तो जो 6 लाख से कम हुए उसको क्या दिखाओगे आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपके फाइनेंशियल कैश फ्लोज में। और उसके बाद में अगर आप बोरोइंग में जाओ तो आपको जनरली दिया रहेगा कि 9% डिबेंचर्स या बोरोइंग लोन वो सब लिया रहेगा, जिसका करंट ईयर का बैलेंस 10 लाख है और प्रीवियस ईयर का बैलेंस 10 लाख है, जो 12 लाख हो चुका है। जो 2 लाख का एडिशन हुआ वो क्या है, मैंने करंट ईयर में डिबेंचर इशू किए रहेंगे, तो ये कहाँ पे आएगा मेरा फाइनेंशियल कैश फ्लोज में आएगा 6 लाख रुपीज माइनस और 2 लाख रुपीज प्लस। ठीक है, अभी एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है पता है यहाँ पे कि जनरली क्वेश्चन में आपको बोला रहेगा कि ये ऐसा ही दिया रहेगा कि 9% डिबेंचर है 10% प्रेफरेंस शेयर है, बट इसके नेचर में अगर आप सोचो 9% डिबेंचर्स में मैंने इंटरेस्ट भी तो पे किया रहेगा, तो इंटरेस्ट जो भी है उसका भी आपको एडजस्टमेंट लेना है। प्रेफरेंस शेयर पे 10% मैंने डिविडेंड भी तो पे किया रहेगा,
तो जो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड उसका भी एडजस्टमेंट लेना पड़ेगा। तो ये एडजस्टमेंट आपको बोला नहीं रहेगा, पर आपको इसको कैलकुलेट करके निकालना है, ठीक है। अभी ये अपन जब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना पूरा पूरा, तो उसमें एक एडजस्टमेंट आएगी, तो आपको पता चलेगा। वहां पे आपको बताया नहीं गया कि डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया है, आपको खुद से अजम्पशन लेना है कि पे किया है, तो मैं इसका मेरे को फाइनेंशियल कैश फ्लोज में इफेक्ट लेना है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में ना आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं दिया रहेगा, इंस्टेड आपको प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द करंट ईयर कहाँ से निकालना पड़ेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस की हेडिंग में जो प्रॉफिट एंड लॉस है वहां से। जैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको दिया रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, जहाँ पे प्रीवियस ईयर में 4 लाख था, करंट ईयर में 6 लाख हुआ, तो 2 लाख का इंक्रीज हुआ रहेगा, वो क्या है आपका करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस है। जनरल रिजर्व में देखो 2 लाख से तो 3.5 लाख हो गया, तो जनरल रिजर्व में एडिशन क्या ही रहेगा। जनरल रिजर्व में जो 1.5 लाख रुपए ऐड हुआ है वो है जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, क्योंकि जनरल रिजर्व में ऐड कहाँ से होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो ट्रांसफर होता है वही तो ऐड होता है। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है आपका, यहाँ पे आपका 1.5 लाख और यहाँ पे आपका 2 लाख, तो टोटल कितनी हुई 3.5 लाख। 3.5 लाख हुआ आपका करंट ईयर का प्रॉफिट, ठीक है। ये समझा आपको, ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी मिस्टेक हो गई तो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका गलत है। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका प्रॉपर निकलना चाहिए। इसके बाद में एक एडजस्टमेंट है, जनरली ये नहीं, मतलब ना के बराबर, कहीं कहीं पे बहुत कम बार एडजस्टमेंट दिया गया आपके क्वेश्चंस में। तो अगर बिजनेस परचेज है, बिजनेस परचेज आपका सोचो, बिजनेस परचेज आपका क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने फॉर एग्जांपल कोई सब्सिडरी में इन्वेस्ट किया, तो सब्सिडरी में जो इन्वेस्टमेंट किया वो पैसा आपके लिए क्या हुआ, इन्वेस्टिंग नेचर का एक्टिविटी हुआ। बट आप जब कंसोलिडेटेड फाइनेंस CFS बनाओगे आपके AS 21 के हिसाब से, तो आप क्या करोगे, उसके जो भी लाइन बाय लाइन एडजस्टमेंट करोगे, करंट एसेट को करंट एसेट के इसमें डालोगे, फिक्स एसेट को फिक्स एसेट में करोगे। तो AS क्या बोलता है, जो भी आपने सेल या परचेज किया रहेगा ना, उसका क्या करो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज में डालो, और जब आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालोगे तो जो सब्सिडरी का करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, उसको इंक्लूड मत करो। वही यहाँ पे लिखा है, देखो, कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ द सब्सिडरीज और द बिजनेस यूनिट इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लोज है। कैश फ्लो फ्रॉम एक्विजिशन और डिस्पोजल शुड नॉट बी नेटेड ऑफ। फॉर एग्जांपल आपने सब्सिडरी एक परचेज की, एक सेल की, तो आप ये नहीं कर सकते कि दोनों का नेट ऑफ करो और सिर्फ इसका एडजस्टमेंट करो, नहीं, इसका ग्रॉस अप करके इसका एडजस्टमेंट अलग होगा, दूसरे सब्सिडरी का एडजस्टमेंट अलग होगा। अब बिजनेस परचेज इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देयरफॉर व्हाइल कैलकुलेटिंग द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज एक्वायर्ड। उसके बाद में चेंजेस विद इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नॉट अकाउंटेड फॉर द कैश फ्लो, चेंजेस इन एक्सचेंज रेट ऑफ द फॉरेन करेंसी होल्ड। फॉर एग्जांपल आपके पास में फॉरेन करेंसी है, तो फॉरेन करेंसी जो आपने होल्ड की, तो करंट जो आपने स्टार्टिंग में लिया रहेगा रेट उसका तो अलग रहेगा। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो ऑब्वियसली उसका फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हुआ रहेगा, तो उसका एडजस्टमेंट क्या करोगे आप, तो उसका एडजस्टमेंट कोई कैश फ्लो का एडजस्टमेंट नहीं हुआ, उसका आपको इंटरनल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे नीचे बताया कि देखो, क्या एक्सचेंज गेन एंड लॉस नॉट इंक्लूडेड इन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज। जो डिफरेंस रहेगा, आप क्या करोगे, जब आपने टोटल किए इन सभी कैश फ्लो को, ओपनिंग एक्टिविटी को प्लस किया, उसके बाद में क्या करो, एक्सचेंज गेन एंड लॉस का एक ऐड कर दो, ऐड और लेस, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस से मैच हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये लास्ट एडजस्टमेंट है फाइनल एंड इंटरिम डिविडेंड के रिलेशन में। पहले तो अंडरस्टैंड करो, फाइनल और इंटरिम डिविडेंड जो भी पे होता है ना, तो आपके डिविजिबल प्रॉफिट से होता है, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। ये पता है आपको, जो डिविजिबल प्रॉफिट से होता है। अभी जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप देखोगे, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया है आपको और बैलेंस शीट भी दी रही, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डिविडेंड का एडजस्टमेंट नहीं होगा। डिविडेंड का एडजस्टमेंट कहाँ पे होगा, डायरेक्टली बैलेंस शीट के रिजर्व्स एंड सरप्लस में से होगा। तो अगर आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया रहा बैलेंस शीट का, जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है और नीचे बोला गया कि डिविडेंड का एडजस्टमेंट है, तो आपको एडजस्टमेंट कहाँ से लेना है, यहाँ से एडजस्टमेंट हुआ रहेगा, आपको उसका इफेक्ट करना है। अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बट आप जब प्रॉफिट एंड लॉस आपके इसमें से लोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से लोगे, तो आपको वहां पे एडजस्टमेंट नहीं करना है कुछ भी। एग्जाम्पल कंसिडर करो, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूँ कि करंट ईयर में 10,000 का डिविडेंड आपने पे किया, मतलब आपने डिक्लेयर किया और पे किया, तो फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जो जहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंसेस कैलकुलेट करे, और यहाँ पे करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस 5,000 आ रहा है, और आपने 5,000 से शुरुआत की, यहाँ पे फिर 15,000 आ रहा है, कंसिडर करो 15,000 प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, और आपने 15,000 से आपके कैश फ्लो की स्टार्टिंग की, तो आपको यहाँ पे 10,000 का एडजस्टमेंट लेना है क्या, नहीं, 10,000 का एडजस्टमेंट लेना ही नहीं, क्योंकि मैंने 15,000 में से मैंने 10,000 माइनस किया रहेगा कि नहीं,
वही आप कंसिडर करो कि आपको आपने प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से लिया, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, करंट करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो करंट ईयर में आप प्रीवियस ईयर में फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करो 2000 का था और करंट ईयर में 5000 का हुआ। तो आपने अगर 5000 से शुरुआत की तो आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो 15000 है, बट मेरा जब रिजर्व एंड सरप्लस में देख रहा हूँ तो 5000 ही दिख रहा है। तो ये 10,000 का डिफरेंस क्यों है? 10,000 का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का 10,000 जो डिविडेंड का एडजस्टमेंट है मैंने मेरे रिजर्व एंड सरप्लस में लिया है। तो मैं जब अगर 5000 से शुरुआत करता हूँ तो मेरे को 10,000 प्लस करना पड़ेगा, तब जाके मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 दिखेगा, ठीक है। ये थोड़ा समझे, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक था, तो आपको ये समझा होगा, ठीक है। अभी एग्जांपल कंसीडर करते हैं जहाँ पे यहाँ पे देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, जो करंट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस 25,000 है, प्रीवियस ईयर में 10,000 था। अभी अदर लाइबिलिटीज में आपको डिविडेंड पेएबल दिया है जहाँ पे 37,000 का करंट ईयर में डिविडेंड पेएबल है और प्रीवियस ईयर 27,000 था। और नीचे अगर एडजस्टमेंट करो तो आपको बोला है कि इंटरिम डिविडेंड ऑफ 10,000 इंक्लूडिंग डीडीटी हैज बीन पेड, ठीक है। तो अभी एक समझो, पहले करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस आपको निकालना था, आप क्या करोगे, 25,000 माइनस 10,000 दैट इज 15,000 इज करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस। अभी 27,000 आपको बताया गया कि करंट ईयर में कितना डिविडेंड पे किया, आपको सिर्फ इंटरिम डिविडेंड बताया गया, आपको फाइनल ये जो डिविडेंड पेबल है ये फाइनल डिविडेंड है। आपको फाइनल डिविडेंड के रिलेशन में कोई एडजस्टमेंट बताया गया है कितना पे हुआ, कितना करंट ईयर में डिक्लेयर हुआ, नहीं। तो आपको ये चीज में क्या अजम्पशन लेना है, जो प्रीवियस ईयर का 27,000 का बैलेंस है ये है प्रीवियस ईयर का पेबल, तो ये पेड है, और जो 37,000 करंट ईयर में दिख रहा है ये ही डिक्लेयर है और इसका ही एडजस्टमेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो 15,000 का मैंने प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द करंट किया। अब इंटरिम डिविडेंड भी इसमें से एडजस्ट हुआ रहेगा, तो 10,000 का इंटरिम डिविडेंड इसमें से एडजस्ट किया। जैसे यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि देखो जब मैं 5,000 ले रहा हूँ और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो 15,000 है, तो मतलब 10,000 का एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो मेरे को इसको प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द करंट ईयर लेना है। तो मैं क्या करूंगा, 10,000 का ऐड करूंगा ताकि मेरे को करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस दिखे। मैंने 10,000 का ऐड किया। अभी मैंने क्या बोला कि 37,000 का क्या है आपका करंट ईयर का है, तो इसका भी आपने एडजस्टमेंट लिया रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 37,000 ऐड किए। अभी जब फाइनेंशियल कैश फ्लोज में किया तो मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पे देखो 10,000 इंटरिम डिविडेंड तो पेड दिखा, तो 10,000 माइनस किया। अब फाइनल डिविडेंड 27,000 दिखाया मैंने पे किया, ना ही 37,000। मैंने क्या कंसिडर किया कि 27,000 का ही पेड हुआ है, ठीक है। ये आपके एक दो क्वेश्चंस में आपको दिखेंगे कि ऐसा भी एक एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वही लिया, हियर इट इज अज्यूम्ड दैट 37,000 पेएबल परटेन्स टू करंट ईयर एंड 27,000 ओपनिंग लायबिलिटी पेड ड्यूरिंग द ईयर। सेम इन द केस ऑफ द इनकम टैक्स, अगर आपको बताया नहीं गया कि करंट ईयर में कितना प्रोवाइड किया है, करंट ईयर में कितना पे किया है, सिर्फ आपको ऐसा लिखा रहेगा प्रोविजन फॉर द टैक्सेशन 3,20,000 है और जो करंट ईयर का 3,60,000 है, तो आपको क्या एडजस्टमेंट लोगे आप। तो यहाँ पे आपको एक एडजस्टमेंट क्या कंसिडर करना है, जो प्रीवियस ईयर का है वो जनरली मैंने पे कर दिया, और करंट ईयर का जो पेएबल दिख रहा है वो मैंने करंट ईयर में प्रोवाइड किया। तो 3,20,000 का ये देखो मैंने वही लिखा, as in above case only provision balance is stated, so now for the cash flow purpose assume that tax paid in the current year is 3,20,000 and provide provision made for the year is 3,60,000। क्योंकि जनरली देखो इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, आपका डिविडेंड हो गया, या सालों साल तक नॉट पेएबल नहीं रख सकते। जो प्रीवियस ईयर का पेएबल है ना उसको पहले पे करोगे, और करंट ईयर में जो भी बैलेंस दिख रहा है वो करंट ईयर का प्रोवाइडेड है, ठीक है, ऐसा समझो। अभी सेम फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर, इफ द बैलेंस ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस इज गिवन एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, दैट मींस द एडजस्टमेंट ऑलरेडी मेड इन द नेट प्रॉफिट। तो उसमें क्या आपको एडजस्टमेंट लेना, उसका नलिफाई इफेक्ट करने के लिए ऐड बैक करो एंड डिडक्ट सेम फ्रॉम द फाइनेंशियल कैश फ्लो, ठीक है। तो आपको नोट्स ये क्लियर हो गए। अभी अपन ने पूरा जितना भी कैश फ्लो स्टेटमेंट के नोट्स है वो अंडरस्टैंड कर लिए। अभी अपन क्या करते हैं, अपन बढ़ते हैं कि क्वेश्चन सॉल्विंग पे। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको मोटा मोटी पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ जाएगा। जस्ट सेकंड, ठीक है। तो अपन मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके मॉडल का क्वेश्चन है कि बैलेंस शीट
From the following balance sheet and information, prepare a cash flow statement of Rian Limited by indirect method for the year ended 31st March 2001. ऐसा पढ़ रहा है, मॉडल के क्वेश्चन है। हाँ, एक मॉडल के क्वेश्चन है, तो आपके मॉडल्स में आप ओपन कर सकते हो, तो आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे आप क्वेश्चन में, तो आपको पूरी बैलेंस शीट दी गई है, उसके नोट्स टू अकाउंट दिए और लास्ट में एडजस्टमेंट दी है। ठीक है, तो अपन स्टार्टिंग से पढ़ना चालू करते हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड में आपको क्या दिखाया है। ठीक है, मैं ईज के लिए यहाँ पे जनरली मैं प्रैक्टिस रखता हूँ कि मैं ना यहाँ पे ईज को करंट ईयर और प्रीवियस ईयर लिख देता हूँ, क्योंकि जब मैं कभी कभी क्वेश्चन जनरली आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये x1 x0 लिखा रहेगा, बट आप जब फाइनल पेपर दोगे तो आपको 2025 2024 लिखा रहेगा। बट मेरे ईज के लिए मैं इसको करंट ईयर प्रीवियस ईयर लिख देता हूँ। तो अगर आप शेयर कैपिटल में देखो, शेयर कैपिटल में वो क्या बोल रहा है, करंट ईयर में 6 लाख है, प्रीवियस ईयर में 7 लाख था, मतलब 1 लाख का रिड्यूस हुआ। अब इसके नोट्स में जाकर पढ़ते हैं इसका क्या हुआ क्या है। तो आप नोट्स में जाकर देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में 5 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल था, जो करंट ईयर में हो गया 6 लाख का। मतलब कहीं ना कहीं 1 लाख का जो इंक्रीज हुआ है वो क्या है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द करंट ईयर। अनलेस नीचे भी एडजस्टमेंट रहेगा, पहले अपन पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्विंग भी पढ़ेंगे फॉर्मेट के बेसिस पे। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दूसरा एडजस्टमेंट यहाँ पे ये दिख रहा है कि प्रीवियस ईयर में 2 लाख का था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो करंट ईयर में रिडीम होकर 0 हो चुका है। मतलब 2 लाख का क्या हुआ है, रिडम्पशन हुआ है, ये कैश आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक डाउट रहेगा कि ये जो 2 लाख का है वो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हुआ है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ। ये बहुत ज्यादा मेजर डाउट है पूरे इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कि आपको रिडीम बता देंगे, आपको डिवेंचर्स इशू किए बता देंगे, आप कब किए वो भी बता दो, ताकि मैं उसका डिविडेंड या उसका जो इंटरेस्ट रहेगा उसका एडजस्टमेंट करूँ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा, अपन नीचे एडजस्टमेंट में देखेंगे इसका सोल्यूशन मिला कि नहीं। ठीक है, शेयर कैपिटल में अपन ने देखा कि 1 लाख का, जो ये 1 लाख का अपने को दिख रहा था कि 1 लाख का कम हुआ है, तो इसका 1 लाख का कम नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल में 1 लाख रुपए प्लस है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 2 लाख रुपीस रिटर्न है। तो ऐसा करके 1 लाख का यहाँ पे एडजस्टमेंट है। ठीक है, अभी रिजर्व एंड सरप्लस में अपन देखा जाए तो रिजर्व एंड सरप्लस में 3 लाख से 4 लाख 20 हुआ है, इसके सेकंड एडजस्टमेंट में जाता है। तो यहाँ पे देखो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 0 से 1 लाख पे आ गया। पहले तो अंडरस्टैंड आप करो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये क्या बनाया होगा मैंने, जो मैंने प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर रिडीम करे होंगे, और ये कहाँ से बनाया रहेगा। पहले सबसे पहले तो ये तो डिविजिबल प्रॉफिट से बनाया रहेगा मैंने। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या रहता है, एक तो जनरल रिजर्व रहेगा, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। तो अगर आप नीचे देखो तो मेरा जनरल रिजर्व का बैलेंस 2.5 लाख से 1.5 लाख हो चुका है। ठीक है, मतलब 1 लाख का रिड्यूस हुआ, तो जनरल रिजर्व से ही मैंने उसको निकाला रहेगा ना, 1 लाख रुपए यहाँ से निकाले और कैपिटल रिजर्वेशन रिजर्व में डाले। तो मतलब यहाँ पे मेरे को कोई एडजस्टमेंट लेना है कि कैपिटल रिजर्वेशन रिजर्व का और जनरल रिजर्व का मेरे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन में नहीं, तो ये दोनों को कोई एडजस्टमेंट नहीं लेना है। उसके बाद में अगर देखो आपको कैपिटल रिजर्व बड़ा है 0 से 70,000 रुपए, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कैपिटल रिजर्व का पड़ता है, मैंने रिवैल्यूएशन किया कोई एसेट का, तभी जाके मेरा कैपिटल रिजर्व बड़ा होगा। अपन नीचे देखेंगे कोई ना कोई एडजस्टमेंट रहेगा कैपिटल रिजर्व का, मतलब रिवैल्यूएशन का। उसके बाद में मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बैलेंस देखो तो 50,000 से मेरा 1 लाख का हुआ है, तो मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 50,000। ठीक है, ये अपने को यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली। तो 50,000 का प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे दिखाऊंगा मैं, मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चालू करूंगा। ठीक है, उसके बाद में अगर देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग थर्ड एडजस्टमेंट है, जो 0 से 2 लाख हुई है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का अगर एडजस्टमेंट देखें थर्ड एडजस्टमेंट, तो उसमें क्या बोला है, डिबेंचर्स इशू किए हैं 2 लाख के। ठीक है, जो 0 से 2 लाख करंट ईयर में डिबेंचर्स इशू किए रहेंगे, तो अपने को यहाँ पे इसका इंटरेस्ट का भी एडजस्टमेंट लेना है, ये अंदर ध्यान रखो। अपने को इसका इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट लेना है, इसलिए मैं इसको बाजू में स्टार मार्क कर देता, क्योंकि देखो डिबेंचर इशू किया 2 लाख कब इशू किया, स्टार्ट ऑफ द ईयर में किए कि एंड ऑफ द ईयर में किया, अपने को पता नहीं। तो इसका एक अजम्पशंस लेना पड़ेगा। अगर आपको कहीं पे पता नहीं है कि स्टार्ट ऑफ द ईयर में हुआ है कि एंड ऑफ द ईयर में हुआ, तो सबसे बेस्ट चीज क्या रहती है, आप उसका एडजस्टमेंट लिख लो, उसका एक अजम्पशन लिख लो कि क्वेश्चन में मैंने अज्यूम किया कि ये स्टार्ट ऑफ द ईयर में है, तो उसके हिसाब से ये आंसर आ रहा। अगर मैं फॉर एग्जांपल, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, अगर मैं एंड ऑफ द ईयर में पकड़ूं तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर करो आपने 2 लाख पे आपने क्या करा, स्टार्ट ऑफ द ईयर में आपने अजम्पशन लिया कि स्टार्ट ऑफ द ईयर में इशू किए रहेंगे,
तो 9% इंटू 2 लाख, तो 18,000 का मैंने इस पे इंटरेस्ट पे किया रहेगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करोगे आप, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका डिडक्शन डिडक्शन लिया होगा, तो इसको आपको नलीफाई करना है, तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे, और आपकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उसमें क्या करोगे, माइनस करोगे 18,000। ठीक है, वही अगर मैं सोचूं एट द एंड ऑफ द ईयर किया, तो इसका क्या बैलेंस रहेगा, मैंने इंटरेस्ट पे किया रहेगा कि नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर है तो मैं उसको इंटरेस्ट पे नहीं किया रहेगा। तो ये दो फ्लोज हो सकते हैं। तो मैं अजम्पशन क्या लूंगा कि मैं जनरल अजम्पशन की बेसिस पे उसको लूंगा एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर लिया रहेगा, अनलेस अगर कोई प्रोवाइडेड नीचे इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर मैं उसमें और भी लिखूंगा, अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर में है तो मेरे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल कैश फ्लोज का ये बैलेंस रहेगा, और एट द एंड ऑफ द ईयर में है तो मेरे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल कैश फ्लोज का ये बैलेंस रहेगा। ताकि जब मैं मेरा क्वेश्चन, अगर फॉर एग्जांपल उसने सोचा, जब क्वेश्चन वो देख रहा है तो एट द एंड ऑफ द ईयर है, तो उसका इफेक्ट रहेगा कि नहीं, तो वो मेरे मार्क काटेगा कि, जनरली वो मार्क नहीं काटेगा, क्योंकि आपने अजम्पशंस में लिखा है कि अगर वो नहीं रहता तो इसका बैलेंस ये रहता। ठीक है, अभी अपन बढ़ते हैं, ये हो गया। उसके बाद में ट्रेड पेएबल, इसका तो अपने को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में एडजस्टमेंट लेना है। उसके बाद में अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज में क्या है, 80,000 से 30,000 का हो गया, तो इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी डिविडेंड पेएबल 60,000 से 0 हो गया है, तो मतलब करंट ईयर में आपने पूरा पूरा जो पेएबल था वो रिड्यूस कर दिया, तो 60,000 का जो आपने डिविडेंड पे किया वो कहाँ पे आएगा, आपके फाइनेंशियल कैश फ्लोज में डिडक्शन, कैश आउटफ्लोज बोल के आएगा। और अदर लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस का क्या करोगे आप, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में एडजस्टमेंट लोगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर द टैक्सेस, ठीक है, ये प्रोविजन फॉर द टैक्सेस भी दिया गया है नीचे। अगर प्रोवाइड किया अपने को बताया गया कि प्रोवाइड फॉर द ईयर या पे फॉर द ईयर इतना है, तो अपन लेजर से निकाल लेंगे, नहीं तो अपन क्या करेंगे, अपन ने क्या बताया था कि 60,000 में क्या करूंगा, 60,000 पे दिखाऊंगा और 95,000 करंट ईयर में प्रोवाइड दिखाऊंगा। तो ये देखो, मैं क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अपने अगर एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको पूरा ओवरव्यू मिले। ठीक है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस में क्या बताया गया, 7 लाख से 9.25 लाख हुआ है, तो अभी इसके एडजस्टमेंट में जाते हैं नोट्स में। तो वो क्या बता रहा है कि 5 लाख प्रॉफिट एंड प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस था, जो करंट ईयर में 7,65,000 हुआ है। ठीक है, जो इंक्रीज हुआ, अगर नीचे कोई एडजस्टमेंट दी रही तो आपने को पता चलेगा कि इसमें क्या कितना इंक्रीज हुआ, कितना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया। वही लैंड एंड बिल्डिंग में वो क्या बोल रहा है, 2 लाख से 1.5 लाख हुआ। ठीक है, उसके बाद में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 80,000 से 50,000 हुआ, मतलब 30,000 का कहीं ना कहीं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मैंने सेल किया है, अनलेस कोई नीचे अदर एडजस्टमेंट में बताया गया। उसके बाद में ये इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, अदर करंट एसेट, इनका कहाँ पे मैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस में एडजस्टमेंट लूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो अपने को क्या बताया था, अपन ने क्या बोला था कि लैंड 2 लाख से 1.5 लाख हुई, तो यहाँ पे उसके रिलेशन में एडजस्टमेंट होगा। पीस ऑफ द लैंड हैज बीन सोल्ड फॉर 1,50,000, जिसकी कॉस्ट 1,20,000 थी, एंड बैलेंस हैज बीन रिवैल्यूड। तो अगर आपको पता रहेगा, मैंने बताया था कैपिटल रिजर्व का जो बैलेंस है 70,000 का, वो कोई ना कोई रिवैल्यू किया होगा एसेट, तो वो कौन सा रिवैल्यू किया होगा, लैंड वाज रिवैल्यू। तो इन्होंने यहाँ पे सामने भी लिखा है कि कैपिटल रिजर्व कंसिस्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ द लैंड। ठीक है, इसके बाद में मैंने क्या है यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में कितना बता रहे हैं, 90,000 का सोल्ड किया, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 70,000 थी और WDV 50,000 थी। अभी देखो यहाँ पे ये चीज एकदम अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे आपको ओरिजिनल कॉस्ट मतलब क्या, ग्रॉस वैल्यू दी है, और WDV मतलब क्या, आफ्टर डिडक्शन ऑफ द डेप्रिसिएशन दिया गया है। तो इन केस अगर आपको यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में ये 7,65,000 है, ये तो क्या है, आपकी WDV की ग्रॉस वैल्यू है, ये आपकी WDV है। ठीक है, बट अगर इन द केस आपको यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू और डेप्रिसिएशन देते तो आपके लिए 70,000 यूजफुल था क्या, हाँ, बट अभी आपके लिए 70,000 यूजफुल है क्या, नहीं, 70,000 यूजफुल नहीं है आपके लिए, तो सिर्फ WDV और 50,000 यूजफुल है। उसके बाद में क्या बोला है, डिबेंचर्स वर्थ 1 लाख वाज इशूड एट अ पार एज अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर प्लांट for the plant of 4,50,000 rupees acquired। तो 4.5 लाख का मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, उसका जो पेमेंट कर रहा है उसमें से 1 लाख रुपए, मतलब 4.5 लाख में से 1 लाख इज बवाया इशू ऑफ डिवेंचर्स, और जो बचा है 3.5 लाख वो तो मैंने कैश से ही पे किया होगा, कैश एंड बैंक से। ठीक है, ये है। अभी आपने देखा होगा तो करंट ईयर में ऊपर भी था कि डिवेंचर्स 2 लाख की इशू है, तो 2 लाख की इशू में से मैं क्या मानूं, 1 लाख का तो मेरा क्या है, नॉन कैश इशू है। तो ये नॉन कैश आइटम्स में आपको, मतलब 1 लाख का आपका फाइनेंशियल कैश फ्लोज में डालोगे क्या, नहीं, आपको रिमेनिंग 1 लाख के फाइनेंशियल कैश फ्लोज में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअली कैश इनफ्लोज है आपका। ठीक है,
उसके बाद में पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट से जिसकी कॉस्ट 50,000 थी और 70,000 में सोल्ड किया, ठीक है, इसका एक एडजस्टमेंट लेंगे। अब प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड ऑफ 5,000 वाज एडजस्टेड अगेन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमको बताया ईयर 13 में बताया गया कि प्री एक्विजिशन डिविजन का क्या लो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस करो, तो इसका रिसीव्ड हुआ है। तो इसमें पहली बात तो आप समझो, इसका पीएनएल में एडजस्टमेंट किया रहेगा कि मैंने नहीं, प्री एक्विजिशन डिविडेंड का पीएनएल में एडजस्टमेंट थोड़ी होता है, इसका डायरेक्टली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में होता है। बट मैं क्या करूंगा, जब इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाऊंगा तो 5,000 को अलग से दिखाऊंगा एज अ डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद में ये इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड 15% ड्यूरिंग द ईयर। अब इंटरिम डिविडेंड किस पे डिक्लेयर किया रहेगा मैंने, इक्विटी शेयर्स पे, इक्विटी शेयर्स, ओके जस्ट अभी मैंने जो फर्स्ट एडजस्टमेंट मैंने बोला था कि सब कुछ चीजें मैं क्या कंसिडर करूँ एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ही रहेगा। मैंने यहाँ पे एक एजम्पशन लिया है, जो मैं मेरे जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा नीचे लिखूंगा कि मैंने अजम्पशन लिया है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ही इशू है। तो मैं यहाँ पे जो इंटरिम डिविडेंड है मैं 5 लाख पे कैलकुलेट करूँ कि 6 लाख पे कैलकुलेट करूँ, तो मैं क्या कंसिडर करूंगा, 6 जो 1 लाख एडिशनल इक्विटी शेयर इशू किए वो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है, तो इस पे जो 15% इंटरिम डिविडेंड बनता है, मतलब 6 lakhs इंटू 15,000, तो 90,000 जो है डिविडेंड पे किया वो कंसिडर करूंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 5 लाख पे कंसिडर करूँ तो वो 75,000 आएगा, ठीक है। तो ये 75,000 के हिसाब से मेरे को नीचे जब एजम्पशंस में कैश फ्लो लिखूंगा तो उतना एडजस्टमेंट मैं करूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या बोला, इनकम टैक्स, यहाँ पे इनकम टैक्स लायबिलिटी पेड फॉर द करंट ईयर इज 1,35,000। इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर करंट ईयर वाज 1,30,000, मतलब 1,35,000 का एडजस्टमेंट आपको प्रोवाइड किया है। तो आपको मैंने बताया था ना, अगर ऊपर कुछ नहीं बोला रहा तो अपन वो कंसिडर करेंगे, बट यहाँ पे आपको बता दिया है कि 1,35,000 प्रोवाइड किया है, तो आपको बैलेंसिंग फिगर इनकम टैक्स पेड में आ जाएगा। और डेप्रिसिएशन फॉर द डेप्रिसिएशन 15% हैज बीन चार्ज ऑन द प्लांट एंड मशीनरी पर नो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द बिल्डिंग, वो तो हमको पता है, ठीक है। अभी इसका क्वेश्चन सॉल्विंग पे आता है। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे, मैं जनरली 2 पेज में सॉल्व करता हूँ। मैं 2 पेज की, एक में मैं लिखूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और दूसरे पे लिखूंगा फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो, जस्ट सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद में थोड़ी बहुत जगह देखें, मैंने भी A4 साइज पेज सिलेक्ट किया ताकि जब आप भी सॉल्व करो तो आपको नहीं लगे कि मेरे पास पेज ज्यादा है और आपके पास पेज कम, ठीक है। नीचे लिखा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके बाद थोड़ा स्पेस दे दिया, यहाँ पे लिखा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, ठीक है। अभी शुरुआत करते हैं अपना, जस्ट सेकंड। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चालू करते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शुरुआत में अपने को क्या लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द करंट ईयर। तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द करंट ईयर में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर करंट ईयर, जिसमें आपका आएगा 1 लाख माइनस 50,000। तो आपका कितना है, 50,000, ठीक है। तो आप ये एडजस्टमेंट हो गया। अभी कैपिटल रिजर्व का जो अपने को पता चला वो लेजर्स जब हम करेंगे तो अपने को पता चला 70,000 का रिवैल्यू है। तो मेरा पूरा रिजर्व एंड सरप्लस का एडजस्टमेंट हो गया क्या, हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस का आपका एडजस्टमेंट हो गया। अभी उसके बाद में शेयर कैपिटल पे बढ़ता है। शेयर कैपिटल मतलब एक एक इस पे बढ़ेंगे ताकि आपको पूरा पूरा आ जाए। शेयर कैपिटल में अपन ने क्या देखा था कि इक्विटी शेयर्स इशू किए 1 लाख रुपीस के करंट ईयर में। तो इक्विटी शेयर कहाँ पे जाता है मेरा, फाइनेंशियल कैश फ्लोज। तो मैं क्या करूंगा, इक्विटी शेयर
इशूड 1 लाख, तो ये कैश इनफ्लो आ गया हमारे पास। उसके बाद में मैंने रिडीम किए प्रेफरेंस शेयर 2 लाख, तो मैंने शेयर कैपिटल की एडजस्टमेंट ले ली है पूरी पूरी। हाँ, शेयर कैपिटल की पूरी पूरी एडजस्टमेंट होगी। उसके बाद में लॉन्ग टर्म बोरिंग का थर्ड वाला एडजस्टमेंट कौन सा था, जिसमें अपन ने बोला था कि 9% डिबेंचर्स इशू किए ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख के, तो 9% डिबेंचर्स इशूड। पर इसमें से अपन ने क्या बोला था कि जो 2 लाख है उसमें से 1 लाख क्या है, मैंने नॉन कैश जो अपना था कि एक्विजिशन जो मैं प्लांटर मशीनरी एक्वायर कर रहा था उसके लिए था, और 1 लाख बाकी का आपने इसके लिए मतलब आपको इशू किया है, तो 1 लाख का ही एडजस्टमेंट हो गया। आप डिबेंचर्स इशूड में 1 लाख का आपको कैश इनफ्लो आया। और इसका आपने देखा होगा, तो मैंने एकदम स्टार्टिंग में बोला था कि जब अपन डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर का एडजस्टमेंट देख रहे थे, इसके डिविडेंड के रिलेशन में और इंटरेस्ट के रिलेशन में आपको कुछ भी नहीं बोला रहेगा। आपने देखा होगा क्वेश्चन में आपको कोई नहीं बोला, कुछ नहीं बोला है कि डिबेंचर पे इंटरेस्ट पेड हुआ भी है कि नहीं भी हुआ है, और प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पेड हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो अगर देखा जाए तो अपन ने क्या बोला था कि प्रेफरेंस शेयर तो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ही रिडीम हो गए, इक्विटी शेयर भी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इशू किए, तो एट द स्टार्ट है तो रिडीम एट द स्टार्ट है तो लाइबिलिटी तो नहीं आएगी। पर डिबेंचर के केस में मैं बोल रहा हूँ कि एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है, 2 लाख रुपए इशू किए हैं, तो मेरे को पूरे साल का इस पे इंटरेस्ट तो पे करना रहेगा ना। तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, तो मैंने क्या कंसिडर किया, 18,000 रुपीज का इंटरेस्ट पेड रहेगा। तो इंटरेस्ट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रहेगा, इसका मैंने डिडक्शन लिया रहेगा, तो मैं इसका एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करूँगा, डिबेंचर्स पे का नलीफाई करने के लिए इसको ऐड करूंगा, डिबेंचर्स इंटरेस्ट पेड 18,000, तो मेरे पूरा पूरा डिबेंचर्स का एडजस्टमेंट हो गया कि हाँ। उसके बाद में देखा जाए तो डिविडेंड पेएबल में नीचे एडजस्टमेंट कुछ था क्या डिविडेंड पेएबल का, हाँ डिविडेंड पेएबल में इंटरिम डिविडेंड का था, इंटरिम डिविडेंड और डिक्लेयर 15% एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो 15% इंटरिम डिविडेंड जो पे किया है, तो पहले तो देखो इंटरिम डिविडेंड मैंने पे किया रहेगा, तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस रहेगा, उसमें से मैंने निकाले रहेंगे पैसे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में से जो 90,000 मैंने इसका एडजस्टमेंट करता हूँ यहाँ पे कि ऐड इंटरिम डिविडेंड पेड, कितना 90,000 रुपये, और नीचे मैं क्या करूँगा यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड पेड 90,000 रुपये माइनस, और जो डिविडेंड पेबल था यहाँ पे जो 60,000 से आपका जीरो हो गया, तो वो भी तो आपने पे किया रहेगा, बट उसका प्रोवाइड पिछले साल में एडजस्टमेंट किया रहेगा कि आपने प्रीवियस ईयर के बैलेंस में, करंट ईयर के बैलेंस में कुछ किया रहेगा कि नहीं, तो करंट ईयर में तो सिर्फ पे किया, तो फाइनल डिविडेंड पेड कितना था, 60,000 रुपये, ठीक है। और बाकी का जो अदर लाइबिलिटीज का था वो तो अपन इसमें करेंगे आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, तो लॉन्ग टर्म एसेट का भी हो गया, इसका पार्शियल हुआ है तो पार्शियल पेंडिंग है, और बाकी तो अपन वर्किंग कैपिटल में लेंगे, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म, हाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर द टैक्सेस। तो ये देखो यहाँ पे आपको अकाउंट बनाया आपने, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स, जिसमें आपने लिखा बाय बैलेंस ड्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ड्रॉट डाउन में कितना है इसका, 60,000 इज फॉर प्रीवियस ईयर, इट इज ओपनिंग बैलेंस, करंट ईयर में कितना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 95,000, ठीक है। तो ये यहाँ से ये एडजस्टमेंट तो हो गया, नीचे भी ये एडजस्टमेंट दिया था कि प्रोवाइड कितना किया, तो 1,35,000 मैंने प्रोवाइड किया बाय प्रॉफिट एंड लॉस, 1,35,000, तो यहाँ की टोटल कितनी आ गई, 60,000 प्लस 1,35, तो आ गया 195,
मेरे 95 है ना, जस्ट सेकंड। हाँ, 60,000 प्लस 95, तो इसका है 195। इसमें से मैं अगर देखूँ तो इनकम टैक्स पेड कितना, अब जो बैलेंस बचा वो क्या रहेगा, मैंने पे किया तो 1,00,000 रुपीज मैंने पे किया, तो यहाँ पे टोटली 1,95,000। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैंने लेजर क्लोज कर दिया, तो पहले तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में 1,35,000 का जो चार्ज किया, मैं प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करूंगा, जो प्रोवाइड किया उसमें नॉन कैश आइटम में ऐड करूंगा। पहले तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 1,35,000। ठीक है, और जो यहाँ लास्ट में लेस करूंगा इनकम टैक्स पेड, कितना, 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो ये इसका पूरा पूरा एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे पीपीई का आता है, पीपीई में ये आपका प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का पहले लेजर बना लेते हैं क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट तो आपने पढ़ा था। पीपीई अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, 5,00,000 रुपए, बाय बैलेंस कैरी डाउन 7,65,000। ठीक है, तो इसका पीपीई का कहाँ पे था, ये सेकंड नंबर एडजस्टमेंट, पीपीई सोल्ड फॉर 90,000 जिसका ओरिजिनल डब्ल्यूडीवी था 50,000। तो पहले अपन ने देखा होगा, तो आपने पहले एग्जाम्पल में मैंने 3 अकाउंट बनाया था, अभी एक अकाउंट से भी बना सकते हैं। एक अकाउंट से कैसे बना सकते हैं कि देखो मेरे को यहाँ पे नेट इफेक्ट तो कितने का लेना है, नेट इफेक्ट मेरे को होना चाहिए कि 50,000 का नेट इफेक्ट मैं डिडक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से अलग कर रहा हूँ। तो मेरे को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बाय बैंक लिखूंगा, बाय बैंक अकाउंट जो मैंने पीपी सोल्ड किया 90,000 का, और मैंने कितने का था वो 50,000 का था, तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं क्या डालूंगा, 40,000। तो अगर देखोगे नेट इफेक्ट तो 50,000 का है, 90,000 यहाँ से प्लस किया, 40,000 माइनस किया, तो 50,000 का मैंने डिडक्शन लिया है, 50,000 का अलग किया। ये एक एडजस्टमेंट था। उसके बाद में वो क्या बोल रहा था कि मैंने परचेज भी किया है, तो परचेज में मैंने क्या किया, पहले तो 9% डिबेंचर्स इशू किए 1,00,000 के लिए, और जो बाकी था उसका पेमेंट किया है 3.5 लाख का। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितनी आ रही है, 9,90,000 माइनस 90,000 अगर कंसिडर करूँ तो मेरे पास अभी पीपी है 9,00,000 की। तो इस पर डेप्रिसिएशन की बात करी थी क्या लास्ट में, एकदम एडजस्टमेंट में लास्ट में किया था कि डेप्रिसिएशन 15% चार्ज। तो मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ कि ये जो भी हुआ सेल परचेज जो भी हुआ एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हुआ, तो 90,000 पे 15% का अगर डेप्रिसिएशन पकड़ो तो डेप्रिसिएशन एट अकाउंट्स डेबिट 1,35 से आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ की टोटल कितनी है सेट की, 90,000 प्लस 1,35 प्लस 765, तो टैली 9,90,000। अभी यहाँ पे जो जो एडजस्टमेंट है उसका ऊपर इफेक्ट देते हैं कि 90,000 का क्या था, 90,000 का आपका था कि आपने सेल किया, तो पीपीई सोल्ड 90,000। ठीक है, और डेप्रिसिएशन प्रोवाइड था 1,35 का, तो डेप्रिसिएशन आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 1,35 को ऐड किया। उसके बाद में डेबिट साइड में था कि प्रॉफिट एंड लॉस हुआ आपको 40,000 का, वो सेल कर गए, तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट माइनस करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पीपीई कितना, 40,000। ठीक है, उसके बाद में 1,00,000 का डिवेंचर इशू किया, उसका तो एडजस्टमेंट ले लिया अपन ने क्योंकि उसका कैश फ्लोज में नहीं है, नॉन कैश आइटम है, तो उसको छोड़ दो। उसके बाद में आपने 3.5 लाख का मशीनरी परचेज किया, तो पीपीई परचेज 3,50,000। ठीक है, ये पूरा पूरा एडजस्टमेंट हो गया, लेजर क्लोज।
ओके। उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग का एक लेजर बना था, उसमें भी एडजस्टमेंट था। कितना था ओपनिंग में बैलेंस? 2 लाख। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। टू बैलेंस कैरी डाउन 1.5 लाख। आपने देखा होगा, देखो अभी तक आपको इजी नहीं लग रहा है ना, सिर्फ आपको एडजस्टमेंट्स का थोड़ा बहुत इफेक्ट ऐसा लग रहा होगा एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, बाकी तो आपको इजी लग रहा होगा। ठीक है, इस यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी वो प्लॉट कर दी। उसके बाद में मैंने क्या बात की कि 1,50,000 में सोल्ड की, जो जिसकी कॉस्ट थी 1,20,000। तो मेरे को यहाँ से 1,20,000 का ही डिडक्शन लेना है, तो मैं क्या करूँगा, बाय बैंक अकाउंट, जो 1,50,000 में मैंने सेल की और जिसपे प्रॉफिट कमाया 30,000 का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50 माइनस 30, दैट इज 1,20, 1,20 का एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद में उसने क्या बोला था कि जो बैलेंस बच रहा है उसका लैंड रिवैल्यू किया। तो मैं यहाँ पे अगर टोटल देखूँ तो ये साइड की टोटल है 3,00,000 रुपीज और ये साइड की है 2,30, मतलब जो बैलेंस है वो रिवैल्यूएशन है, दैट इज कैपिटल रिजर्व में ये बैलेंस डाला था। जो ऊपर 70,000 का था ना रिजर्व एंड सरप्लस में, वो यही था 3,00,000 का। तो मेरे को ये अकाउंट में से कौन सी एडजस्टमेंट करनी है, 1,20 की और 30,000 माइनस करना है। तो मेरे जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैं क्या दिखाऊंगा, लैंड सोल्ड कितने का, 1,50,000 का, लेस उस पर जो प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, दैट इज 30,000 रुपीज का सेल किया, 30,000 रुपीज माइनस। तो मेरे ये भी एडजस्टमेंट डन है क्या? डन। उसके बाद में दैट इज पीपी तो खत्म हो गया अपना। उसके बाद में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी अपने को एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे सेल परचेज के रिलेशन में डिटेल्स बोल रहे थे वो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, 80,000 से 50,000 हो गया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 50,000, ठीक है। उसके बाद में नीचे पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड फॉर 70,000, जिसकी कॉस्ट 50,000 थी, मतलब 20,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। तो बाय बैंक अकाउंट 70 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000, ठीक है। तो उसमें उसके बाद में इसने ये भी बताया था प्री एक्विजिशन डिविडेंड, तो मैंने यहाँ पे क्या किया होगा, बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने एंट्री क्या पास की होगी, बाय बैंक टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि डिविडेंड अकाउंट का मेरा डिडक्ट करना था प्री एक्विजिशन के, तो 5,000 यहाँ पे। तो अभी टोटल करी जाए तो ये साइड की टोटल है तो 1,00,000, ये साइड की टोटल है 70,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000, दैट इज 1,25, 1,25 माइनस 1,00,000, तो मतलब क्या हुआ, बैलेंस ही फिगर में क्या हुआ, मैंने परचेज करी 25,000 की। तो ये अकाउंट का पूरा एडजस्टमेंट ले लेते हैं। पहले तो 70,000 का परचेज किया, 5,000 का डिविडेंड, 70,000 सर सेल किया, इन्वेस्टमेंट सोल्ड 70,000। उसके बाद में आपको डिविडेंड मिला 5,000, आपने इन्वेस्टमेंट परचेज करी 25,000, ठीक है। ये अकाउंट भी क्लियर हो गया, चलो पूरे एडजस्टमेंट हो गया। अभी जो भी बचा है वो किसके रिलेशन में बचा है, अपना वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, पहले तो यहाँ पे इसकी टोटल निकाल लेते हैं, तो ये मेरा पूरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 50,000 प्लस 18,000 प्लस 90,000 प्लस 1,35 प्लस 1,35 माइनस 40 माइनस 70,000, सॉरी गलत कैलकुलेट करना, 50,000 प्लस 18 प्लस 90 प्लस 1,35 प्लस 1,35
-40 -30 दैट इज 358। अभी वर्किंग कैपिटल के चेंजेस करते हैं, इसी चेंजेस। तो पहले देखो इन्वेंटरी 90,000 से 5,000, 90,000 से 95,000 होते, इन्वेंटरी में इंक्रीज हुआ 5,000 से, तो आप क्या करोगे 5,000 माइनस करंट एसेट में बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल का ही वही है, 25,000 से प्लस हो रहा है, तो ट्रेड रिसीवेबल 25,000 से माइनस। इन केस ऑफ करंट एसेट अपन ने देखा था कि अगर प्रीवियस करंट ईयर का बैलेंस प्रीवियस ईयर के बैलेंस से ज्यादा है तो जो डिफरेंशियल रहेगा उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये एडजस्टमेंट डन, ये एडजस्टमेंट डन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का तो करेंगे नहीं। उसके बाद में अदर करंट एसेट 65,000 से 1 लाख रुपीज हो गया, तो 35,000 का भी माइनस अदर करंट एसेट 35,000 माइनस। उसके बाद में अपन बढ़ते हैं ट्रेड पेएबल पे, तो 1,10,000 से 1,15,000 हो गया। तो इन केस ऑफ करंट लायबिलिटी अपन ने देखा था बैलेंस इंक्रीज हो रहा तो ऐड करो, तो ट्रेड पेएबल में 5,000 रुपीज ऐड, ठीक है। अभी जाते हैं अपना नीचे में, अपन ने देखा था कि यहाँ पे डिविडेंड पेएबल का एडजस्टमेंट तो ले लिया था अपन ने, सिर्फ लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस का बाकी था। तो 20,000 से 30,000 हो रहा है, तो 10,000 का बैलेंस बढ़ रहा है, तो अदर एक्सपेंसेस का 10,000 से बढ़ा तो 10,000 प्लस करो, ठीक है। तो इसके बाद में बैलेंस कितना आया 358 माइनस 5,000 माइनस 25,000 माइनस 35,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, दैट इज 3,08,000 सही आया। इसमें से इनकम टैक्स माइनस किया तो 2,08,000 का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। उसके बाद में अगर ये देखे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में तो 90,000 प्लस 3,50,000 माइनस प्लस 1,50 प्लस 70 प्लस 5,000 माइनस 25,000, तो 60,000 इज नेगेटिव बैलेंस ऑफ ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में 1,00,000 प्लस माइनस 2,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 18,000 सॉरी माइनस 18,000 1,00,000 माइनस 2,00,000 प्लस 1,00,000 माइनस 18,000 माइनस 90,000 माइनस 60,000, तो यहाँ पे आया 168 माइनस। अभी इन तीनों की टोटल कितनी है 168 माइनस माइनस 60,000 प्लस 2,08,000, तो 20,000 रुपीज निगेटिव बैलेंस दिखा रहा है, ठीक है। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 90,000, तो 90,000 प्लस 20 तो ये 70,000 हो रहा है, यहाँ पे तो 50,000 दिखा रहा है। तो मैंने 20,000 को कोई एडजस्टमेंट रह गया मेरे से, 20,000। देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पूरा सॉल्व कर लिया पर भी कुछ तो पेंडिंग है। पता चल गया, देखो अब जब मैं अकाउंट करने चालू हुआ तो मेरे को पता चला कोई तो एडजस्टमेंट मेरे से रहा है। अभी देखो अपन ने क्या बोला था कि 70,000 का इन्वेस्टमेंट है जिसको मतलब 70,000 में सेल किया और 20,000 का प्रॉफिट एंड लॉस है, तो 20,000 का मेरा एडजस्टमेंट लेना रह गया था क्या, हाँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें से 20,000 माइनस की, तो यहाँ पे आपका 358 के बजाय आपका आया 338 और यहाँ पे 2,08,000 के बजाय आपका आया 1,88 और यहाँ पे 188 माइनस 60,000 माइनस 168 दैट इज 40,000 इज माइनस, तो आपका टोटल कितना है 50,000, ठीक है। अभी इसका सॉल्यूशन से भी चेक कर लेंगे इसके, तो देखो 188 60,000 168 तो 40,000 का प्लस, इसमें प्लस हुआ तो 50,000 माइनस। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया एज पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, कहीं पे अजम्पशंस जो अपन बोलते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, इन देखो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर के एडजस्टमेंट नहीं लिखे, पर जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो यही कंसीडर किया कि सब कुछ चीजें एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर में हो रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको तो लिखना है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका आईसीआई का मन हो गया कि एट द एंड ऑफ द ईयर सब चीजें हो रही हैं, तो आपके तो मार्क्स कटेंगे ना, उससे अच्छा तो आप एडजस्टमेंट लिखो। अभी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपको लगा होगा कि हाँ, सिर्फ आपको क्या करना है, कैश फ्लोज अगर आप प्रॉपरली उसमें लिखो और प्रॉपर सब एडजस्टमेंट करो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अभी एक और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, मिल गया। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन सा है, आपके जान 21 अटेम्प्ट में भी पूछा गया 12 मार्क का, और ये जनरली आरटीपी एमटीवीज में है, और ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ना मॉडल में भी मिलेगा आपको। तो ये क्वेश्चन मेरे को लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। तो पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू द अकाउंट इनकम टैक्स, मतलब सिर्फ इनकम टैक्स छोड़ के, इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं है नेट प्रॉफिट में, और आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट फॉलोइंग एडजस्टमेंट वाज 30 लाख, मतलब नीचे के एडजस्टमेंट सब करके 30 लाख का है। तो ठीक है, इसमें कौन से एडजस्टमेंट हुए, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट 7 लाख डिडक्ट हुए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ 45,000 का हुआ है। तो डेप्रिसिएशन को तो अपने को समझ गया, इसमें से ऐड करना है, तो नॉन कैश आइटम है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ 45,000, तो इसका क्या एडजस्टमेंट करोगे, इसका आप ये देखो डिस्काउंट ऑन इशू है, तो आपको यहाँ पे से तो एड बैक कर रहा है, क्योंकि ये तो ऑपरेटिंग नेचर की एक्टिविटीज थी क्या, नहीं, तो वो सब चीजें। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड, ये आप क्या करोगे, फाइनेंशियल कैश फ्लोज में लेके जाओगे। इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू 3.5 लाख 375,000 में गया, तो आपका 25,000 का जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से उसको मतलब आपके ऑपरेटिंग नेचर के एक्टिविटीज में डिडक्ट करोगे, और आपकी जो इन्वेस्टिंग नेचर रहेगी उसमें 375 लगेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड का भी सेम एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स पेड 12,40,000, 12,80,000, तो आप डायरेक्टली 12,80,000 नीचे माइनस कर सकते हो। बाद में कंपनी इशू 60,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20,000, एट अ प्रीमियम ऑफ 20% ऑन 10th April 2019। ठीक है, तो ओके, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर इशू किया, बाद में 20,000 प्रेफरेंस शेयर और 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच वेयर रिडीम्ड ऑन 31st March 2020। 31st March 2020 मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, एट द प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, तो इसका 20 मतलब 20,000 जिसका 100 रुपए का भाव था, दैट इज 20 लाख रुपीज, उसको आपने क्या किया, 5% ज्यादा दिया, तो मतलब 21,000 रुपए दिए। तो यहाँ पे एक 20 लाख का आपका रहेगा, और 1 लाख का आपका प्रीमियम रहेगा। बाद में डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 11 लाख। ठीक है, इसका डायरेक्टली आप फाइनेंशियल कैश फ्लोज में जब डिडक्ट करोगे। इसके बाद में देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, न्यू प्लांट कॉस्टिंग 7 लाख वाज परचेज इन पार्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द ओल्ड प्लांट, कि मैंने न्यू प्लांट लिया इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड प्लांट जिसकी बुक वैल्यू 8 लाख थी, और वेंडर क्या बोला, उसको मैं 6 लाख में ले लूंगा, एंड बैलेंस अमाउंट वाज पेड टू द वेंडर थ्रू चेक। मतलब क्या था, देखो आपने 7 लाख का प्लांट उससे लिया, उसके बजाय आपने आपकी 8 लाख की मशीनरी दे दी, जो वेंडर बोल रहा है मैं 6 लाख में लूंगा, तो आपने 7 लाख में से 6 लाख तो उसकी मशीनरी की दी, और जो बैलेंस 1 लाख है आपने पे किया उसको कैश। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसका एडजस्टमेंट लेना है 1 लाख का। ठीक है, उसके बाद में कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू इन्वेंटरी एट द कॉस्ट which was previously practiced to value inventory at cost less than 10%. तो inventory account according to the books value is 14,76,000, 14,76,000. Inventory on 31st March 2019 was correctly valued at 13,50,000. तो मतलब आपकी inventory जो closing की है वो आपकी अंडर वैल्यूड है 10% से। तो ये जो 14,76,000 है, तो ये क्या हुआ, कॉस्ट माइनस 10%, तो मतलब दैट इज ये 90% है, तो 100% क्या होगा, 14,76,000 डिवाइडेड बाय 90, दैट इज 16,40,000। अगर डिफरेंशियल देखा जाए 14,76,000, तो 1,64,000 का क्या है आपका इन्वेंटरी अंडर वैल्यूड। 1,64,000 से आप क्या करोगे, क्लोजिंग इन्वेंटरी प्लस करोगे आपका वर्किंग कैपिटल में, और आपका जो एडजस्ट प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा उसमें भी तो एडजस्टमेंट रहेगा इसका, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या करोगे, आप ऐड करोगे इसको। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल में तो जो भी डिफरेंशियल रहेगा, और नीचे तो जो भी एक्टिविटी करंट एसेट करंट लायबिलिटी है, तो ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस के हिसाब से।
तो क्वेश्चन इजी है, 12 मार्क्स का है, आराम से 12 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दो क्वेश्चन इसीलिए सॉल्व कर रहा हूँ, देखो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पता चल जाएंगे, सब एक्टिविटीज एकदम इजी है, सिर्फ आपको प्लॉट करना है इधर उधर, फाइनेंशियल कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो ये पहले तो मैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो फास्ट सॉल्व करते इसको थोड़ा सा। ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में थोड़ा रफ इसमें लिख रहा हूँ मैं। ये है आपका इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज, ये है आपका फाइनेंसिंग, ठीक है। तो अभी ऑपरेटिंग कैश फ्लो में आपको क्या बताया था, नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, नेट प्रॉफिट ये क्या था आपका पीबीटी था, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस आपने टैक्स को इंक्लूड नहीं किया था, वो कितना था 30 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं, देखो डेप्रिसिएशन आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन कैश आइटम है। ऐड डेप्री कितना था, डेप्री 7 लाख, ठीक है। उसके बाद में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 45,000, ये भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 45,000। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड 4,35,000, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आना चाहिए, नहीं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 4,35,000 आपने यहाँ पे प्लस किया। आपके जो फाइनेंशियल कैश फ्लोज था उसमें से आपने क्या किया, माइनस किया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 4,35,000, ठीक है। इसका भी एडजस्टमेंट हो गया। अभी इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू 3.5 लाख थी, आपने 3,75,000 में बेचा, तो 25,000 का तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपये में आपने डिडक्ट किया। आपने यहाँ पे उसके बाद में इन्वेस्टमेंट जो आपने सोल्ड की उसकी ग्रॉस वैल्यू आपने जितने सोल्ड की वो लिख ली 3,75,000। उसके बाद में इंटरेस्ट रिसीव हुआ आपको इन्वेस्टमेंट से, तो पहले तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अपन इंटरेस्ट रिसीव कितना, सॉरी 70,000, हाँ 70,000 आपने इंटरेस्ट रिसीव्ड ऐड किया। आपने इंटरेस्ट रिसीव्ड की जो इनकम आपने प्रॉफिट एंड लॉस में की थी उसको डिडक्ट किया, ठीक है। तो ये सब एडजस्टमेंट हो गया। बाद में इनकम टैक्स पेड आपने एकदम लास्ट में लिख लिया, लेस इनकम टैक्स पेड, 12,80,000, सॉरी 12,80,000। उसके बाद में था कंपनी इश्यूज इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर इशू किया, तो ये कहाँ पे जाएगा आपके फाइनेंशियल कैश फ्लोज में, इक्विटी शेयर इशू कितना 20,000, सॉरी 60,000 इंटू 10, ये हो गया आपके 6 लाख की इक्विटी शेयर इशू किए। एट अ प्रीमियम इशू किए तो आपको 20% ज़्यादा पैसे मिले होंगे, दैट इज 7,20,000। तो इसका भी एडजस्टमेंट इज डन। अभी देखो यहाँ पे 20,000 जो प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इस पे का प्रेफरेंस शेयर पे का डिविडेंड का एडजस्टमेंट लेना है क्या मेरे को, यहाँ पे फाइनेंशियल कैश फ्लो में डिविडेंड पेड किया नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर बताया गया 31 मार्च 2020, तो कितने के 20 लाख के थे, मैंने मतलब 1 लाख ज्यादा में रीडिंग किए, दैट इज 21 which was redeemed on 31 March 2020। सॉरी, इस पे का अपने को डिविडेंड का एडजस्टमेंट लेना पड़ेगा, तो अपने डिविडेंड भी तो पे किया रहेगा, तो 20 लाख इंटू 100, ठीक है, 20 लाख इंटू 100 दैट इज 20,000 इंटू 100, तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम कितने में 21 लाख में किया आपने पूरा मिला के, ठीक है। अब इस पे का डिविडेंड मतलब 20,000 इंटू 100 प्लस 9%,
दैट इज 180 का आपने डिविडेंड भी तो पे किया रहेगा, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस। ये बताया था कि आपको डिविडेंड पे किया कि नहीं किया? नहीं, आपने खुद से कंसिडर किया। देखो ये इंटरनल रहता है कि आपको बताया नहीं, बट आपको करना पड़ेगा ये सब, ठीक है। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 11 lakhs। तो अभी यहाँ पे एक रह सकता है कि डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर लैक्स, इसमें प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है या नहीं है। अभी मैं कंसिडर करता हूँ, अज्यूम करता हूँ कि 11 लाख में प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड नहीं इंक्लूडेड है, तो वो समझ के अपन कर सकते हैं ये है प्रेफरेंस शेयर का और वो है इक्विटी शेयर का। डिविडेंड पेड इक्विटी 11 लाख, ठीक है। उसके बाद में जो अपना था न्यू प्लांट एंड मशीनरी, जहाँ पे अपने को 1 लाख ज़्यादा देना पड़ा, तो यहाँ पे डालेंगे प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड 1 लाख रुपए, ठीक है। कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू द इन्वेंटरी, तो इसका भी एडजस्टमेंट आएगा क्या? हाँ, क्योंकि देखो आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द इन्वेंटरी बढ़ रहा है, तो मतलब आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप एडजस्टमेंट लो 1,64,000 का एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी, $1,64,000, ठीक है। आपने सब एडजस्टमेंट कर लिया। और इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, इसका भी ले लिया, डिविडेंड, ये सब हो गया। अभी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाता है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पहले इसका टोटल मान लेते हैं। 30 लाख प्लस 7 लाख प्लस 45,000 प्लस 4 35 माइनस 25,000 माइनस 70,000 प्लस 164, दैट इज 49,000। इसके बाद में वर्किंग कैपिटल चेंजेस में पहले देखो आपका इन्वेंटरी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका इन्वेंटरी 16,40,000, क्योंकि करेक्ट वैल्यू कितना है इन्वेंटरी का 16,40,000। तो आपकी 16,40,000 बढ़ गई इन्वेंटरी, तो करंट एसेट बढ़ गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। तो इन्वेंटरी 290 से माइनस, उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल, आपके ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस कम होगा, मतलब करंट एसेट कम होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस 13,800 से। हाँ, उसके बाद में ट्रेड पेएबल, आपका बैलेंस क्या हुआ, बढ़ गया, तो आपको उसका एडजस्टमेंट लेना पड़ेगा। 287,300 माइनस 287,300 माइनस 284,700, 2600 प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी बढ़ गया 1,04,000, तो कैश आउटफ्लो अपने को 4,400 प्लस करने पड़ेंगे। तो 4249 माइनस 2,90,000 प्लस 13,800 प्लस 2,600 प्लस 4,400, तो ये यहाँ पे आया 39,79,800 माइनस 12,80,000, तो यहाँ पे आया इसका बैलेंस 26,99,800। उसके बाद में इन्वेस्टिंग में का कितना आया, 375 का आपने सेल किया था, 70,000 का आपको इंटरेस्ट मिला था, 1 लाख का आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया था, तो 3,45,000 यहाँ पे कैश फ्लो आया। ओके, उसमें से उसके बाद में 4,35,000 का इंटरेस्ट पे किया, 7,20,000 आपने परचेज किया, 21 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए, 1,80,000 उस पर डिविडेंड पे किया, 11 लाख रुपए अदर डिविडेंड पे किया। मेरा अभी भी वही है कि यहाँ पे प्रेफरेंस जो डिविडेंड परचेज है, डिविडेंड पेड है 11 लाख का, इसमें प्रेफरेंस शेयर इंक्लूडेड नहीं है। तो अभी टोटल करके देखते हैं, तो आपको पता चलेगा इन्होंने क्या एडजस्टमेंट किया है, ठीक है। तो टोटल करूँ तो यहाँ पे आ रहा है 50,200, 50,200 पर मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था, 2,40,700। तो मेरा अभी बैलेंस कितना है, 2,40,000, ये भी निगेटिव आ रहा है। हाँ,
तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसका माइनस, मेरा नेगेटिव बैलेंस आ रहा है 50,200 प्लस 2,40,700 करूँ, तो मेरे को क्या पता चल रहा है, मेरा बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस से मैच हो रहा है कि नहीं। तो ये आपको पता चलेगा अगर मैं इसमें ये वाला एडजस्टमेंट निकाल दूँ, 1,80,000 का निकाल दूँ, तो मतलब 435 प्लस 7,20,000, 435 प्लस 7,20,000 माइनस 21 लाख माइनस 11 लाख, तो यह आएगा, सॉरी ये भी रखते हैं अभी के लिए, यह आएगा 29,15,000। तो अभी अगर मैं सबका करूँ 26,99,800 प्लस 3,45,000 माइनस 29,15, तो ये आया मेरा टोटल यहाँ पे 1,29,800 प्लस 2,40,700, दैट इज मेरा अभी आ रहा है 3,70,500। तो मैंने पहले जानबूझ के वहां पे लिखा था प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे किया, क्योंकि देखो अभी आप देखोगे, अगर नॉर्मल स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से अगर मैं सोचूं तो मेरे को थोड़ी पता रहेगा यार वो डिविडेंड में प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड इंक्लूडेड है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे दो गलतियां की थी। पहले अगर आप देखोगे तो मैंने एक चीज भूल गई थी, वो प्योर गलती थी जो मेरे को उसके बाद में पता चली वो क्वेश्चन में। और यहाँ पे तो मैंने किया था कि मेरा ये था कि मेरे को बताना था आपको, देखो ये अपने को लगता है बट ऐसा होता नहीं कि अगर 180 का अगर आपने कंसीडर वहां पे इंक्लूडेड है, आपको पता था क्वेश्चन आप जब पढ़ रहे थे नहीं, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आपको पता चला कि हाँ यार मेरा बैलेंस इसके बैलेंस से मैच नहीं हो रहा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 180 मेरा डिडक्ट करना पड़ेगा, जो मेरा एजम्पशन गलत है। तो मेरे को कितना आ रहा है 370,500। अगर इसके आंसर से भी मैच करे अभी, तो देखो इसका था ऑपरेटिंग नेचर के एक्टिविटीज में 26,99,800 345 29,50, ठीक है। तो इसका बैलेंस हो गया 3,70,000। नेट प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन इज आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द आइटम लिस्टेड इन वन, हेंस लॉस ऑन प्लांट और नॉट एडेड, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो देखो, उसने एडजस्टमेंट कर लिया। अब आपने देखा होगा कि उसने क्या बोला था, 8 लाख का मैंने जो मेरा प्लांटर मशीन था मैंने 6 लाख में लिया, तो मैंने 2 लाख का तो यहाँ पे लॉस हुआ रहेगा। तो 2 लाख का लॉस मैंने यहाँ पे कंसिडर किया क्या ऊपर, तो उसने मैंने इसके लिए यहाँ पे कंसिडर इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने क्या बोला था कि नेट प्रॉफिट क्या कंसिडर करके है, ये एक्टिविटीज कंसिडर करके है, ना ही ये एक्टिविटीज। तो उसने भी अजम्पशन में वो लिख लिया। अगर जनरल स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से सोचो तो ये पॉइंट क्लिक नहीं होगा आपको लास्ट मोमेंट पे। ये प्रैक्टिस से मेरे को पता भी नहीं चला कि मैंने एडजस्टमेंट को इग्नोर कर दिया, बट मेरी प्रैक्टिस इतनी थी कि मैंने छोड़ दिया। बट आपको ये अजम्पशन भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो होप सो आपको पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, प्लीज डू कनेक्ट विद मी इन द कमेंट बॉक्स, और मैं नीचे लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिटेल्स की, तो आप वहां पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलो बाय।